हेलो, गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी को। यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट के लिए हम सिलेबस आपको करा रहे हैं, जिसमें आपको पूरा सिलेबस करा रहे हैं, ठीक है। और हमने अब तक क्लास 43 कर चुके हैं, जिसमें आपका बेसिक से जो इसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमने क्लासेस की शुरुआत करी है और बहुत सारे टॉपिक्स हमने फिजिकल केमिस्ट्री के निपटाए हैं और हम अब ऑर्गेनिक शुरू कर रहे हैं। कुछ ही क्लासेस में ऑर्गेनिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अल्कोहल मैंने लास्ट क्लास में शुरू करा था, इंट्रोडक्शन दिया था, और अल्कोहल का आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, ठीक है। और अल्कोहल में अब तक जो हमने पढ़ा है आप सभी को पता होगा। एक तो हमने प्रिपरेशन पढ़ा है और उसके अलावा जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने पढ़ा है और अल्कोहल का बेसिक समझा है, ठीक है। तो आज की क्लास में वही अल्कोहल टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट दीजिएगा बस, ठीक है। तो अल्कोहल्स को कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो आज अल्कोहल में जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा था, मैंने आपको बोला था आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। अल्कोहल के लिए उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज़ में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनके भौतिक गुण भी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। तो हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपसे जो चर्चा करूंगा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुणों की बात करूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसके अलावा कोई फोर्स अगर उसमें लग रहा है वो फोर्स भी हम वहाँ पे कंसिडर करते हैं इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। ये कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बेसिक में सारा। अगर आप इस क्लास में आए हैं और आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं पता है तो प्लीज़ क्लास नंबर 1 से देखना शुरू करें। लैब असिस्टेंट जो फॉरेंसिक साइंस है, जिसमें 11 पद हैं, उसके लिए बैच चल रहा है। मैं आपको ऑलरेडी ये काफ़ी बार बता चुका हूँ और उसका पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे मैंने बोला था यूट्यूब पे पूरा सिलेबस मैं कराऊंगा। काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, शुरू से देख रहे हैं और साथ में जुड़े हुए हैं। आपको पता है आपका पेपर मार्च में है और उससे पहले आपका सिलेबस करा दिया जाएगा। अब आप पे है आप कितना उसका रिवीजन करते हैं। अगर आप क्लास 1 आज से भी देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छा रिवीजन कर लेंगे एंड तक और बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। और जिनको लगता है कि बस टाइम निकाल रहे हैं तो वो निकालते रहिए, ठीक है। बट मेन बात यही है, मेहनत कर लीजिए। 11 पद कम नहीं है, कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत बच्चे जो हैं ऑब्वियस बातें वैसे ही हट चुके हैं, क्योंकि जो बीएससी हैं, ग्रेजुएट्स हैं, केवल वही इसको भर सकते हैं, ठीक है। सीट बहुत कम है, मुझे पता है। 13 सेंटर है, 11 पद है, बट आप ये मान के चलिए अगर मेहनत करते हैं तो एक सीट आपकी भी कन्फर्म उसमें हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करता हूँ तो अल्कोहल जो हैं ये ROH जो है ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। कैसे बनाते हैं तो आप सभी को पता है। यहाँ पे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इस पर आएगा पार्शियल माइनस। हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इस पर आएगा पार्शियल प्लस, इस वाले ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस। आपको पता है पार्शियल चार्ज जो होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, या बोलूँ अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने की वजह से इनके बीच में बंध बनेगा और इस बॉन्ड को हम यहाँ पे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी बॉन्ड को हम सर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। कैसे बन रहा है? जब हाइड्रोजन किन्हीं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जाए, वो कौन होने चाहिए? फॉन होने चाहिए। कौन? फॉन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, इसके बीच में हाइड्रोजन फंस गया, जैसे रजिया गुंडों में फंस जाती है, सेम कहानी है। यहाँ पे हाइड्रोजन बीच में फंस गया, इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। बट एक्चुअली क्या है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर होने की वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस चार्ज आया, हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस चार्ज आया, उन अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होगा, उसी अट्रैक्शन से एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो हमें समझ में आया कि जो अल्कोहल हैं ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और हमने पढ़ा है कि अगर कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका क्वथनांक होता है, या फिर बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है, या फिर बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की जिसको हम गलनांक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि ये समान अनुपाती होते हैं। क्योंकि समझना, बॉईल करने का मतलब ये है कि इन पार्टिकल को गैसेस अवस्था में लाना है, दूर दूर पहुंचाना है, और जब इनको दूर दूर पहुंचाना है तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी ऊर्जा लगेगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक आइसोमर जिसका नाम है C2H6O, ठीक है। ये एक कंपाउंड है,
इसके आप देख सकते हैं कुछ आइसोमर्स बनते हैं। आइसोमेरिज्म पूरा पढ़ा चुका हूँ, हमारे सिलेबस में है। तो मैंने आपको जो ऑर्गेनिक का बेसिक पढ़ाया है बिल्कुल जीरो से, हमने नेमिंग से शुरू करा है और आइसोमेरिज्म तक पढ़ा है, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है आपको पता है इसमें 75 मार्क्स की केमिस्ट्री आनी है, तो डैट मीन्स में IUPAC नेमिंग पूछी जाएगी, तो IUPAC नेमिंग सबसे पहले अपना बढ़िया सा कर लें, ठीक है। तो ये कंपाउंड है जिसके दो आइसोमर देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा C2H5OH, इसको हम इथ 2 कार्बन है, एन है और ऑल है, ये इथेनॉल हो गया। इसी का एक और आइसोमर आपको देखने को मिलेगा CH3OCH3। इस कंपाउंड की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो सर देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही बनेगा, तो डैट मीन्स इथेनॉल, और ये क्या है ROR है। और लास्ट क्लास में भी हमने देखा था ROR तो सर हमारा ईथर होता है। कौन होते हैं हमारे? ईथर भैया होते हैं। क्या होते हैं? ROR होता है, ईथर होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सरल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे सर दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट जो इथेनॉल है इसमें बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और जो ईथर है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो है बट बगल में ऐसा कोई ऑक्सीजन नहीं होगा जो हाइड्रोजन से लगा हो, क्योंकि हमने देखा अगर हमें हाइड्रोजन बॉन्ड सर बनाना है, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बनाना है तो ऑक्सीजन H होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन H होना चाहिए, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ऐसा यहाँ पे आप देखेंगे क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा। और ध्यान में रखना ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन होना चाहिए, जबकि ईथर के केस में ऐसा ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिखाई देगा नहीं। वाई? क्योंकि ऑक्सीजन पे कार्बन है, कार्बन से हाइड्रोजन है, और कार्बन से नहीं जुड़ा होना चाहिए, FON फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। तो ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं होता, ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं होता। तो ईथर में क्या होता है? ईथर में होता है वैंडरवाल फोर्स। क्या होता है इसमें? इसमें होता है वैंडरवाल फोर्स, वैंडरवाल बल लगता है। अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, बॉन्ड एक फोर्स ही होता है, बल ही होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है वैंडरवाल फोर्स। अब दोनों के बीच में अगर युद्ध हो तो कौन जीतेगा? तो ध्यान रखना जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये ज़्यादा प्रबल होता है, किससे? वैंडरवाल फोर्स से। डैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वैंडरवाल से, वैंडरवाल फोर्स से हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए आप कहेंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट है ना, जो उसका क्वथनांक है, मेल्टिंग पॉइंट जो उसका गलनांक है, ये अधिक होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का ध्यान रखना, जो कंपाउंड हाइड्रोजन बंध बना रहे होंगे उनका गलनांक, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आपको पढ़ाया भी था कि अगर मान लो इस O और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर एनर्जी x किलो जूल प्रति मोल चाहिए, तो ऑब्वियस बात है इसके बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगभग इसका 1/10वां हिस्सा ऑफ एनर्जी हमको चाहिए। मतलब इतनी एनर्जी हमें हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए, जबकि वैंडरवाल को तोड़ने के लिए x और बट्टे में आप मान के चलिए 20 टाइम्स जो है एनर्जी चाहिए। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड में हमें ज़्यादा अधिक ऊर्जा चाहिए होती है। जिनको इतनी टेक्निकलिटी पसंद नहीं आती है वो बस इस बात को नोट कर लीजिए, इससे उनका आंसर ईजिली बन जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो हमें आंसर भी मिल गया कि सर जो हमारे अल्कोहल होते हैं, जो हमारे अल्कोहल होते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हमेशा ज़्यादा होता है, किससे? ईथर से, ठीक है। तो ये सिंपल सा बात हमें समझ में आया, क्योंकि अल्कोहल क्या बना रहे हैं सर? हाइड्रोजन बंध यह बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें रीज़न मिल गया। हमारे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं तो तुरंत हमें ये करना है ऑप्ट। क्यों? क्योंकि 75 मार्क्स की केमिस्ट्री आनी है, एनवायरमेंटल सुपरवाइजर जैसा ईजी एग्जाम नहीं आने वाला है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जो बच्चे लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बता चुका हूँ, स्पेसिफिक बैच चाहिए तो आपको बता चुका हूँ, मात्र 299 रुपीज़ में पूरा रिकॉर्डेड बैच आपको दिया जा रहा है। पूरा सिलेबस कराया जाएगा, GS प्लस केमिस्ट्री, GS 100 मार्क्स की, केमिस्ट्री 200 मार्क्स की पूरी कराई जाएगी, प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और आप अगर यही बैच जो चल रहा है, जो आप YouTube पे देख रहे हैं, अगर इसके क्वेश्चंस या टेस्ट सीरीज हमारे साथ लगाना चाहते हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो ज़्यादा क्वेश्चन लगाएगा वही लीड पाएगा। लेवल 5 पे तैयारी करनी मैं आपको बता चुका हूँ, लेवल 5 की तैयारी क्या है, ठीक है। तो वो बैच मात्र 99 रुपये में है। अगर आप दोनों बैच लेते हो कंबाइन तो वो जो बैच है मात्र 349 में आपको दोनों ही बैच मिल जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है विशेष कर, ठीक है। चलिए तो मैं आपसे आगे इसमें चर्चा कर लेता हूँ।
तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हमने बेसिक बात सीखी कि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे, ईथर से। सर रीज़न क्या है, रीज़न है हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध जहाँ जहाँ बनता है ना, इस पर क्वेश्चन बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसमें 2 ATGC है ना, आपस में कनेक्ट होते हैं, किस बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से होते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कंसेप्ट ना, एक क्वेश्चन तो इस पे देखने को हमें मिल ही जाता है। ठीक है, जैसे आपका जो लैब असिस्टेंट वाला जो पेपर, सॉरी एनवायरमेंटल सुपरवाइजर वाला जो पेपर आया था, उसमें सिंपल सा क्वेश्चन था कि शक्करा पानी में क्यों घुलती है, शुगर पानी में क्यों डिजोल्व होती है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत सिंपल सा फंडा है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जिसकी वजह से शक्करा पानी में डिजोल्व हो जाती है। तो हमें ये भी पता चल गया कि सॉल्युबल पानी में वो ज़्यादा होगा, या तो वो पोलर हो या वो हाइड्रोजन बंध बनाता हो। जिनको नहीं समझ में आ रहा वेट करो, सब समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब इसी में कुछ पॉइंट्स मैं और ऐड कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। क्या क्या, एक तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का फंडा पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जनरली अल्कोहल लिक्विड होते हैं और लिक्विड जनरली बॉईल करता है ना। जितने भी तरल होते हैं, द्रव्य होते हैं, वे जनरली बॉईल करते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट निकल के आता है। ठीक है, तो है क्या, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये आउटकम आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइप ऑफ फोर्स के, टाइप ऑफ फोर्स के, कि किस तरह का वहाँ पे बल लग रहा है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो ऑब्वियस बात है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और वैन डर वाल लग रहा है तो उसका कम होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको ध्यान में भी रखना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जीत जाएगा वैन डर वाल से, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब अगर मैं आपको मॉलिक्यूल्स दूँ, अब फॉर एग्जाम्पल अब ऐसे मॉलिक्यूल दे दूँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जैसे CH3OH हो गया, C2H5OH हो गया, और सर आगे देता हूँ, चलो C3S7OH। अब बताओ सर इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है मिथ, सिंगल बॉन्ड जुड़ा है एन, और अल्कोहल है तो मीथेनॉल हो जाएगा। सर 2 कार्बन वाला इथेनॉल हो जाएगा। सर 3 कार्बन वाला प्रोप एन ऑल हो जाएगा, है ना। बहुत सरल सी बात है सर, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं मिथ एनॉल की बात करूं तो सर यहाँ पे तीनों में OH ग्रुप है, और OH तो हाइड्रोजन बंध बनाता है, ये तो आपने अभी हमें समझाया। तो ये OH भी हाइड्रोजन बंध बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। आपने तो हमें फंसा दिया, आपने तो बोला बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट उसका अधिक होगा जो हाइड्रोजन बंध बनाता होगा। ये तो तीनों ही हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं, अब कैसे डिसाइड करें। तो बेटा जब तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं तो जो बचा हुआ पार्ट है ये एल्काइल ग्रुप है ना, इसमें मिथाइल है, इसमें इथाइल है, और इसमें प्रोपाइल है। तो उसका नाम अगर आप कॉमन नेम देखना चाहोगे, मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल है। और आप इसके एल्काइल ग्रुप को देखो, ये CH3, ये C2H5, ये सभी एल्काइल्स कहे जाते हैं, नेमिंग मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये जो एल्काइल ग्रुप होता है, ध्यान में रखना, एल्काइल ग्रुप होता है ये अध्रुवीय होता है। कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर होता है तो जनरली हम मान के चलते हैं कि भाई जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो वैन डर वाल फोर्स लगाते हैं। ये सब मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया है ना। और जो नॉन मॉलिकुलर होते हैं वो वैन डर वाल फोर्स लगाते हैं। सर ये आपने हमें ऑलरेडी पढ़ाया है, हमें कंसेप्ट समझाया है। तो आपको बस यही चेक करना है कि अब तीनों ही OH बॉन्ड जुड़े हैं, मतलब तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तीनों ही बराबर हमें दिख रहे हैं। अब कौन डिसाइड करेगा, डिसाइड करेगा एल्काइल, मतलब एल्काइल नॉन पोलर है, अध्रुवीय है, और ये वैन डर वाल बल लगाएगा। हमें यही चेक करना है कि तीनों में सबसे अधिक वैन डर वाल बल कौन लगाएगा, बस ये चेक कर लीजिए। उसके लिए डायरेक्ट फंडा बता रहा हूँ, हालांकि मैं देखो डीप में समझा रहा हूँ, इतना समझाऊँ भी ना, डायरेक्ट कंसेप्ट भी बता दूँ तो भी आपका काम बन जाएगा। बट फिलहाल मैं आपको सारी बातें देखो ढंग से एक बार बता देता हूँ। ये है CH3OH, ये है C2H5OH, और ये है C3H7OH। ठीक है, अब इसमें आप बात को समझिए, ये आपका OH ग्रुप है, ये आपका OH ग्रुप है, ये आपका OH ग्रुप है। सर बिल्कुल हमें ये बात तो समझ में आई। और इसमें सर ये जो ग्रुप लग रहे हैं ये एल्काइल ग्रुप है। सर एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, आपने बताया वे नॉन पोलर होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। अगर ये नॉन पोलर हैं तो इनमें जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा, सर इनमें बल जो लगता है वो वैन डर वाल फोर्स होता है, वैन डर वाल बल इनमें लगता है। सर वैन डर वाल बल कैसे प्रभाव डालता है एल्काइल पे, तो हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होती है, कार्बन की श्रृंखला में अगर बढ़त होती है तो ध्यान रखना वैन डर वाल फोर्स भी इंक्रीज होता है, जो वैन डर वाल बल है वो भी इंक्रीज होता है। सर यहाँ से क्या हमें क्लियर हुआ, हमें क्लियर हुआ कि सर जब मैं इधर से इधर की ओर जा रहा हूँ तो कार्बन की श्रृंखला में इंक्रीज हो रहा है। देख लो भाई, पहले वाला मिथ एनॉल एक ही कार्बन है,
है ना, एक ही कार्बन है, दूसरे वाले पे 2 कार्बन है, तीसरे वाले पे 3 कार्बन है, तो कार्बन की श्रृंखला में बढ़ोतरी हो रही है। और अगर कार्बन की श्रृंखला में बढ़ोतरी होगी, कार्बन की चेन इंक्रीज होगी, तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा। और आपने बताया सर अभी पिछले वाले ही स्लाइड में, एक बार ओपन कर देता हूँ सर, आपने लास्ट ही स्लाइड में हमें पढ़ाया है, क्या बताया है कि सर जहाँ पे भी फोर्स अधिक होगा, है ना, जहाँ पे भी फोर्स अधिक होगा वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा। तो सर आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो सभी में, तीनों में ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट वैन डर वाल्स फोर्स सबसे ज़्यादा किसमें लगेगा, जिसमें कार्बन की श्रृंखला ज़्यादा होगी। 3 कार्बन है सॉरी, तो इसमें कार्बन की श्रृंखला सर अधिक है, और जब कार्बन की श्रृंखला अधिक होगी तो वैन डर वाल्स बल अधिक होगा, और वैन डर वाल्स बल अधिक होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा। तो सिंपल सा रीजन सभी को समझ में आया होगा, नोट भी करना है। तो वैन डर वाल्स फोर्स अधिक, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉइलिंग पॉइंट के, इसके क्वथनांक के समानुपाती होता है। तो कार्बन की चेन बढ़ने से, एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, कार्बन की श्रृंखला में वृद्धि हुई है, 3 कार्बन हो गए हैं, इसलिए वैन डर वाल्स बढ़ गया है और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया है। तो आई थिंक सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो प्रोपेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। क्लियर। बट अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, है ना, क्वेश्चन को चेंज कर दूं, चलो समझते हैं। ठीक है, ये है CH3 CH2 एक और CH2 लगा देता हूँ और OH। ठीक है, और चलो एक और बनाता हूँ CH3, ये बनाता हूँ CH2, ये बनाता हूँ चलो CH। ठीक है, और ये बनाता हूँ CH3, अब बना देता हूँ OH। ठीक, अब चलो एक और काम कर देता हूँ, क्या करता हूँ, चलो यहाँ पे बना देता हूँ CH3 और ये बना देता हूँ CH, इसमें बना देता हूँ CH3। ठीक है, चलो इसको हटा देता हूँ, इसको बना देता हूँ CH3 और यहाँ बना देता हूँ OH। ठीक है, क्योंकि कार्बन पे 4 ही बॉन्ड होने चाहिए, तो इस कार्बन पे भी 4 ही बॉन्ड हैं। ठीक है, अब मेरा प्रश्न यह है कि बताओ इन तीनों एल्कोहल में किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो सर आपने फिर गेम फंसा दिया, आपने तो बताया यहाँ OH है, सर यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, तो सर तीनों पे OH है, तीनों ही हाइड्रोजन बंद बना रहे हैं। बिल्कुल बना रहे हैं, आप बहुत भली बात इस बात को जानते भी हैं। आगे क्या समझना है, आगे समझना है कि सर अब हमें इस एल्काइल को देखना है। अगर सब पे OH है तो OH की कहानी खत्म करके अब हम किसको देखेंगे, उस पर लगे हुए एल्काइल को। ठीक है, अब एल्काइल में तो आपने बताया सर जहाँ कार्बन की श्रृंखला ज़्यादा होगी वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। बिल्कुल सही बात बताई बेटा। यहाँ भी देखो 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी आप देख लो 4 ही कार्बन है। तो अब तो सर यहाँ भी फिर हमारी ट्रिक आपने फेल कर दी। नहीं करी बेटा, आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है कि बेटा एल्काइल पे अगर कार्बन श्रृंखला ज़्यादा हो तो वैन डर वाल्स फोर्स अधिक होगा, बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। बट यही एल्काइल पे अगर ब्रांचिंग होना शुरू हो जाए, ब्रांच मतलब शाखाएं आना शुरू हो जाए, तो ध्यान रखना वो V समानुपाती होता है वैन डर वाल्स बल के, है ना, वैन डर वाल्स फोर्स के, वैन डर वाल्स फोर्स के V समानुपाती होता है, और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट के भी V समानुपाती होगा। तो जितनी ज़्यादा कार्बन की शाखाएं निकल आएंगी उतना ही उसका ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, उतना ही वैन डर वाल्स फोर्स कम हो जाएगा, और जितना वैन डर वाल्स फोर्स कम होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी सर कम हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, वैन डर वाल्स बल कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए बस ये चेक करो ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा किस पे है। तो सर ब्रांचिंग अगर आप देख रहे हो लास्ट वाले पे सबसे ज़्यादा शाखाएं निकल के आ गई, तो सर इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा, वैन डर वाल्स फोर्स का कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। तो आई थिंक बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर भी आपको समझ में आ गया होगा। सर यहाँ भी ब्रांचिंग दिख रही है ना, और यहाँ भी ब्रांचिंग दिख रही है। अब इसको अगर ऐसे समझना चाहो, थोड़ा और कंसेप्ट से समझना चाहो, तो ऐसे भी तो समझ सकते हैं। सर ये ऐसा कार्बन है जिसपे एक OH और इधर की तरफ एक ग्रुप है, तो सर ये प्राइमरी एल्कोहल है। सर ये ऐसा कार्बन जिसपे एक इधर ग्रुप, एक इधर CH3 ग्रुप और एक OH है, मतलब एक OH और 2 ग्रुप हैं, तो सर ये सेकेंडरी एल्कोहल है। सर ये वाला कार्बन जिसपे एक CH3 एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, सर ये टर्शरी एल्कोहल है। तो सर यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल जो है मौजूद हैं। सर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में अगर तीनों कंपैरिजन में आ गए तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो ध्यान रखना प्राइमरी वालों का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कार्बन की श्रृंखला ज़्यादा है, ब्रांचिंग कम है। कार्बन की श्रृंखला ज़्यादा है तो वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जहाँ जहाँ ब्रांचिंग बढ़ती चली जाएगी बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाएगा। अब देखो सुनने में आसान लग रहा होगा, काफ़ी बच्चों को आता होगा, उनका रिवाइज हो रहा होगा, बट जो नोट्स नहीं बनाएंगे, रिविज़न नहीं करेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ भैया कोई भी जॉब चाहिए लेवल 5 की तैयारी हमें करनी पड़ेगी। लेवल 5 मतलब बता चुका हूँ, काफ़ी बच्चे आएंगे, वीडियो चैनल पे आते हैं, वीडियो कर देखते हैं, और कई एक तो 2 तो दीमक लग चुके हैं इस चैनल पे, 1-2 नहीं बोलूँगा, जनरली मैं देखता हूँ कंटिन्यूटी में 4 डिसलाइक्स मेरे इसमें रहते हैं। और ऑब्वियस बात है, आप हैं, मैं हैं, जो भी समझदार प्राणी है, अगर किसी का चैनल हमें पसंद नहीं आता है तो हम उसके चैनल पर जाते ही नहीं है ना। हर बार मतलब वही कंटिन्यूस 4 डिसलाइक्स हैं,
तो उससे समझ में आता है कि कोई एक पर्सन है, ऑब्वियस बात है वो इस काम को कंटिन्यूली करता जा रहा है। बट समझिए इस बात को, जो दूसरों की मेहनत को मेहनत नहीं समझता, तो भैया भगवान भी इसको देख रहा है ना, ऊपर वाला भी इसको देख रहा है, वो उसकी मेहनत को भी कुछ नहीं समझेगा। सिंपल सी बात है। अगर किसी को लगता है भाई मैं बेकार की बातें पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल रद्दड़ पढ़ा रहा हूँ, है ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और जबकि ऐसा है नहीं पॉसिबल, है ना, बच्चे भी अच्छे जुड़ रहे हैं, तो बेकार तो कहीं नहीं चल रहा सिस्टम। ठीक है, चल रहा होता तो मैं खुद ही नहीं पढ़ा रहा होता। ठीक, और कोशिश करता हूँ कि मैं डीप में भी पढ़ाऊँ। ठीक, बाकी देखो डिसलाइक अगर करना भी है तो एटलीस्ट मेंशन करो कि सर ये प्रॉब्लम है, आपका ये अच्छा नहीं लग रहा भाई। और जिसको पसंद नहीं आता, ऑब्वियस है भाई, हम पे इतना टाइम नहीं हम किसी का चैनल जाके देखें, है ना, उस पर जाके नेगेटिव कमेंट करें या फिर डिसलाइक करें। और वो कंटिन्यूली अगर ये चीज़ हो रही है, मैं इस दिन ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से जो है आपको डिग्रेड करने वाले लोग बहुत हैं आपके चारों तरफ, तो उनसे भी बच के रहना है। अगर मैं यही चीज़ सोच लूँ कि 4 जो है वो डिसलाइक ही आ रहे हैं डेली, क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। बट समझिए डिसलाइक से ज़्यादा लाइक वाले भी हैं, बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं, उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, तो डैट मीन्स वे पढ़ना चाह रहे हैं, वे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वे अपनी स्थिति को, जिस स्थिति में अभी हैं उस स्थिति को और अच्छा करना चाह रहे हैं, लाइफ में और बेहतर वे बनना चाह रहे हैं। तो भाई उन बच्चों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो भी मेरे ही ऑब्वियस है भाई बहन या फिर मेरे प्यारे लर्नर्स हैं, तो उनका भी ध्यान रखना मुझे बहुत ज़रूरी है। बट आपसे ये कहूँगा, देखो मैं किस दिन वीडियो आपको दिखाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा हर वीडियो पे 4 डिसलाइक्स होते हैं। ऑब्वियस बात है एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, वो कितना भी क्रिमिनल माइंड अपना लगाए इस चीज़ पे, बट ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं भैया हम पढ़ा रहे हैं तो हमें ज़्यादा से इस चीज़ों का आइडिया है कि किस तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, है ना। तो इस बात को आप समझिए, उसके डिसलाइक से अगर आप एक लाइक करते हैं तो ऑब्वियस बात है उसमें चैनल का परसेंटेज दिखाता है कि इसमें डिसलाइक्स इतने हैं, लाइक्स इतने हैं। तो ऑब्वियस बात है अगर ये 4 डिसलाइक डेली भी करेगा तो ऑब्वियस बात है डिसलाइक परसेंटेज बढ़ जाएगा और लाइक परसेंटेज घट जाएगा। ठीक है, बाकी आप अगर लाइक करते हैं उसमें कमेंट भी करते हैं प्यार सा कि सर क्लास ऐसी लगी, ये कमी थी, ये आपका पार्ट बढ़िया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो प्लीज़ ज़रूर करा करें, लाइक भी करा करें और शेयर भी करा करें। आपको लगता है कि भाई ग्रो करूं मैं भी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचूं, और आपको पता ही उत्तराखंड में बहुत दूर दरस्त गांव में भी बच्चे हैं, उन तक भी मैं पहुंचूं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं। खैर, तो ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट। आगे देखते हैं। मैंने आपको बेसिकली समझा दिया। सबसे पहले आपको OH ग्रुप चेक करना है। OH ग्रुप हाइड्रोजन बंद बनाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। अगर OH सभी में है तो फिर वैन डर वाल चेक कीजिएगा। वैन डर वाल में सिंपल देखिए चेन सबसे बड़ी किस में है, जिसमें ज़्यादा चेन उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि उसका वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होगा। फिर आपको क्या चेक करना है कि भाई अगर ब्रांचिंग आ गई, ब्रांचिंग वालों का कम हो जाएगा। ये सिंपल सा फंडा हमने देखा है। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट चलो मैं आपको बता देता हूँ, वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में। सिंपली समझो, टेक्निकल में नहीं जाना, कि भैया अल्कोहल को ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको पानी में डिजॉल्व कर रहा हूँ, वाटर में डिजॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, तो कौन सी अल्कोहल पानी में ज़्यादा डिजॉल्व होगा, है ना। मतलब अल्कोहल पानी में डिजॉल्व होता है, पहली बात तो ये। तो पहली बात समझो, वाटर को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना, पूरे संसार का सबसे बढ़िया सॉल्वेंट है। कि अगर कोई भी चीज़ पोलर हो, ध्रुवीय हो, जिस पे चार्ज हो, जैसे नमक NaCl, Na पे प्लस, Cl पे माइनस, इस पे प्लस माइनस सब पोलर है, और पानी भी कैसा है सर, पोलर है। और आपने न जाने कितनी बार ये कंसेप्ट पढ़ा दिया, लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर में घुल जाता है, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलता है। तो पानी में जितनी भी पोलर चीज़ होंगी, जिन पे चार्ज होगा, वो पानी में घुल जाएगा। अगर वो पोलर नहीं भी हैं, अगर उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की संभावना भी है, हाइड्रोजन बंद भी अगर वो बनाते हों, जैसे ग्लूकोज बच्चों पोलर नहीं होता, उस पर चार्ज बटा हुआ नहीं होता, पर ग्लूकोज के पास पूरी कैपेसिटी है हाइड्रोजन बंद बनाने की। जो क्वेश्चन हमारा एनवायरमेंटल सुपरवाइजर में आया भी था कि ग्लूकोज के पास पूरी संभावना है कि ये H बंद, हाइड्रोजन बंद बना दे, और ये पोलर नहीं है, बट एक कैपेबिलिटी तो है जो पानी को चाहिए, या तो पोलर हो या हाइड्रोजन बंद बनाता हो। पानी के साथ ही हाइड्रोजन बंद बनाता है, इसलिए पानी में घुल जाता है। ऐसे ही अल्कोहल भी कुछ खास पोलर नहीं होते, ये ध्रुवीय नहीं होते, बट आपने पढ़ा कि सर ये हाइड्रोजन बंद तो बनाते हैं, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो पानी में घुल जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है। जो हाइड्रोजन बंद बनाएगा वो अमोनिया में भी घुल जाएगा। सिंपल। तो 2 चीज़ चेक करना पोलरिटी के लिए कि कोई चीज़ किसी में घुलती है कि नहीं, उसके लिए चेक करना, या तो वो पोलर होना चाहिए, उस पर चार्ज बटे हुए हों तब वो घुल जाएगा, या फिर वो हाइड्रोजन बंद बनाता हो। ठीक है, हाइड्रोजन बंद बनाता है तब भी वो पानी में घुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें और मैं आपको समझा देता हूँ। अब होता क्या है, ये ROH आपका जो अल्कोहल है, इज डिजॉल्व इन वाटर, यह पानी में घुल तो जाता है ना, डिजॉल्व इन वाटर, बट T&C, अब T&C टर्म्स एंड कंडीशन क्या, कि सर अगर मैं आपको CH3OH दे दूं, है ना सर, C2H5OH दे दूं, इथेनॉल दे दूं, C3H7OH प्रोपेनॉल दे दूं, है ना, या प्रोपाइल अल्कोहल कह लीजिए। अब बताइए सर,
अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कौन ज़्यादा घुलेगा? तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि सर ये OH यहाँ भी है, OH यहाँ भी है और OH यहाँ भी है। सर ये तीनों ही OH वाले हैं, मतलब तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो तीनों ही पानी में घुलेंगे। बट मैं बोलूँ कि कौन इन तीनों में सबसे ज़्यादा घुलेगा, तो सर आप सिंपल कहोगे, जब भी OH ग्रुप नहीं डिसाइड करता तो दूसरे फैक्टर पे आओगे। सर किस पे? इस CH3 ग्रुप पे, C2H5 ग्रुप पे, C3H5 वाले ग्रुप पे। इस पे आगे क्या देखोगे? सर ये एल्काइल है। एल्काइल कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। पानी पोलर होता है, ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है ना। अब क्या चेक करना है कि सर सबसे ज़्यादा नॉन पोलर कौन? जो जितना ज़्यादा नॉन पोलर होगा वो सबसे कम घुलेगा। भाई पानी पोलर ध्रुवीय है तो उसमें ध्रुवीय चीज़ ही घुल पाएंगी, पोलर चीज़ें ही घुल पाएंगी। नॉन पोलर चीज़ें पानी में नहीं घुल पाती, जैसे ऑयल तेल जो होता है वो नॉन पोलर होता है ना, तो नॉन पोलर चीज़ें पानी में नहीं घुल पाती हैं। अब बस यही चेक कर लीजिए तीनों में सबसे ज़्यादा नॉन पोलर कौन है। तो हमने देखा जैसे जैसे कार्बन जिस पे ज़्यादा, भाई समझ लो, जिस पे कार्बन ज़्यादा है ना वही सबसे ज़्यादा नॉन पोलर होता है। ठीक, ऐसे चेक कर लेना, कार्बन जिस पे ज़्यादा वह नॉन पोलर ज़्यादा, तो जो ज़्यादा नॉन पोलर होगा वो पानी में कम घुलेगा, सिंपल। तो इसीलिए हम कहेंगे भैया मीथेनॉल पानी में अच्छे से घुलता है, ज़्यादा जल्दी घुलता है, इथेनॉल से कम। इथेनॉल जो हमारी जिसको हम पक्की शराब भी बोलते हैं, मिथेनॉल हमारी कच्ची शराब होती है, इथेनॉल जनरली जिसका लोग सेवन भी करते हैं। ठीक है, और आप सभी को पता ही है पैक बनाते हैं, पानी में घोला पैक बनाया तो आपको पता है पानी में डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिथेनॉल। इथेनॉल, प्रोपेनॉल थोड़ा और कम घुलेगी, और जैसे आपने देखा होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो हमारे घर में आजकल सैनिटाइज़र की तरह हम यूज़ कर चुके हैं, है ना। पहले तो सैनिटाइज़र का कोई प्रचलन नहीं था, पर जो कोरोना है इसके बाद सैनिटाइज़र का भी प्रचलन हुआ है, तो उसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, उसको भी पानी में घोल के देखिएगा। ये आइसोप्रोपाइल वाला सैनिटाइज़र को पानी में घोल के देखेगा, देखिए कितनी जल्दी वो घुलता है। और मिथेनॉल को घोल के देखेगा, और घर में अगर मान लीजिए पिताजी की, बड़े भैया की, है ना, अगर दारू पड़ी है, इथेनॉल पड़ी है, तो उसे भी घोल के देख लीजिएगा कौन जल्दी घुलता है, वो आपको खुद ही बदल जाएगा। तो आप खुद ही देखेंगे जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ रही है वैसे वैसे घुलना, सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है। ठीक है, तो सारा कंसेप्ट आपको बता चुका हूँ। और ध्यान रखिए मैं BSc लैब असिस्टेंट की तैयारी करा रहा हूँ, और जो बच्चे नीट जेई के लिए देख रहे हैं ना उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो सभी के लिए है सार्वभौम ये टॉपिक चल रहा है। ठीक है, नीट जेई लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन वाले, और चाहे आप इसकी बात कर रहे हैं BSc लैब असिस्टेंट की, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। BSc लैब असिस्टेंट में थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा डीप में लेके चल रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट बताया था कि क्या ऑर्डर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कंसेप्ट्स को बच्चों। तो आई थिंक इतने इतने कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन मैं बोलता हूँ। ठीक है, जैसे CH3OH है और ये बताओ फिनॉल है। अब मैं बोलूँ अल्कोहल और फिनॉल में ज़्यादा कौन अच्छे से डिजॉल्व होगा। चलो ईथर भी ले लेता हूँ, ROR। अब बताओ कौन सबसे ज़्यादा डिजॉल्व हो रहा होगा। सर सिंपल सी बात है, ROR ये तो साफ साफ नॉन पोलर दिख रहा है, नॉन पोलर दिख रहा है। और किस में घोलने की बात कर रहा हूँ सर, सॉल्युबिलिटी यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर में जनरली चेक करते हैं, जनरली वाटर में। तो सर ये तो नॉन पोलर दिख रहा है, नॉन पोलर है तो पानी में नहीं घुलने वाला। सर ये देखूँ इस पर बड़ा सा ग्रुप लग रहा है, और सर 6 कार्बन है, कार्बन ज़्यादा है ना, कार्बन ज़्यादा, डैट मीन्स नॉन पोलर पार्ट बढ़ गया, नॉन पोलर पार्ट बढ़ गया, सॉल्युबिलिटी घट गई। तो भैया ये सॉल्युबल तो होगा आपका फिनॉल, है ना, फिनॉल है, फिनाइल अल्कोहल, फिनॉल होगा तो, पर इसमें नॉन पोलर पार्ट ज़्यादा है इसलिए कम डिजॉल्व होगा। जबकि ये हमारे भैया कौन है, मीथेनॉल हैं, इस पर ये वाला कार्बन एक ही है, नॉन पोलर पार्ट कम है, इसलिए ज़्यादा डिजॉल्व होगा। तो आई थिंक ऑर्डर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी भी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन किसी भी लेवल का आ जाए हम तुरंत ही सर चुटकी बजाते उसका आंसर कर देंगे बड़े ही प्यार से। ठीक, चलिए आगे आते हैं। एसिडिटी, सर एसिडिटी है तो इनो ले लो, है ना। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, अल्कोहल की अम्लता क्या है, इनकी अम्लता क्या है, इनकी एसिडिटी, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है सर, जब भी अल्कोहल की एसिडिटी चेक करोगे तो एसिड, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, अम्ल क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा है एसिड वो होते हैं जिनको पानी में घोला जाए। पानी में देखा सॉल्युबल हैं, हाँ जी हैं। अब ये पानी में घुलने के बाद यदि H+ आसानी से लूज कर दें, जो H+ आसानी से देता है, याद है आर्हीनियस कंसेप्ट, आर्हीनियस का कंसेप्ट, और साथ में ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कंसेप्ट भी है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कंसेप्ट भी है। दोनों ही कहते हैं जो भी सॉल्यूशन में H+ दे दे वो है एसिड होते हैं। तो हमें समझ में आता है सर क्या कि ये तो इसका एसिड पार्ट हो गया, और जो बच जाता है इसको संयोजक क्षार, कंजुगेट बेस कहते हैं। ये सिंपल सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए।
ठीक है। तो एसिड वो होता है जो सॉल्यूशन में H प्लस दे दे। और ये ने कहानी न जाने कितनी बार बता चुका हूँ कि जो कंजुगेट बेस है उस पर आया है माइनस चार्ज। क्या आया है सर? माइनस चार्ज। और जिस पे भी माइनस चार्ज आता है आपको बस यही चेक करना होता है क्या जिस पे माइनस चार्ज आ रहा है वो माइनस चार्ज पे स्टेबल है कि नहीं। तो बेटा जी यहाँ ऑक्सीजन पे है ये माइनस चार्ज, है ना, एल्कोहल पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। अब देखते हैं क्या ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज स्टेबल होता है। और स्टेबिलिटी के लिए कुछ रूल बताए थे, या तो वहाँ पे अनुनाद हो तब स्टेबल माना जाएगा, स्थिर माना जाएगा। और जितना ज़्यादा माइनस चार्ज स्थिर होगा उतनी जल्दी H प्लस को देगा। जब ये खुद ही स्थिर नहीं है तो अपने H प्लस को कैसे लूज करेगा, है ना। दूसरा आप चेक करना क्या इस पर खाली डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्या इसके पास डी कक्ष खाली है। तीसरा चीज़ चेक करना क्या परसेंटेज एस करेक्टर। और सबसे लास्ट जो मिनिमल चेक करते हैं वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, है ना। वैसे एस करेक्टर जिसका ज़्यादा होता है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कह देते हैं। तो ऑक्सीजन पे ना ही अनुनाद है, अनुनाद होने के लिए पढ़ा चुका हूँ सब कुछ बेसिक में, है ना, बिल्कुल। आपको जो है GOC भी पढ़ाई थी, OGC में GOC पढ़ाई थी, ठीक है। तो GOC में आपको पूरा कंसेप्ट मैंने समझाया था। तो खैर यहाँ ऑक्सीजन पे सर माइनस चार्ज हमें नज़र आ रहा है, रेजोनेंस नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s2 2p4 और सेकंड सेल में सर डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो उसके पास खाली डी ऑर्बिटल है भी नहीं। इसके बाद इसका अगर हाइब्रिडेशन निकालोगे, हालांकि सिंगल एटम का हाइब्रिडेशन नहीं निकलता है, बट अगर बॉन्ड और लोन पेयर से देखना भी चाहो तो इसका जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 आने वाला है। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, इसलिए कुछ हद तक ये माइनस चार्ज को स्टेबल करेगा। इसलिए मैं कहूँगा कंजुगेट बेस इसका वीक स्टेबल है ना। वीक कहूँगा या लेस कहूँगा, लेस वर्ड इज गुड, ठीक है, नॉट वीक, है ना। है स्टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, लेस स्टेबल ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। कम स्टेबल है किसकी वजह से? क्योंकि सर यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी वजह से स्टेबल है। बट कैसा है सर? कम स्टेबल है। बहुत सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल सही बात है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबल तो है, कम स्टेबल है, इसलिए कम H प्लस देगा। इसीलिए जो अल्कोहल होते हैं ये जनरली वीक एसिड होते हैं। कैसे होते हैं सर? ये जनरली कंसिडर कर जाते हैं वीक एसिड, दुर्बल अम्ल की तरह, ठीक है। चलिए अब मैं एसिडिटी बता ही रहा हूँ, साथ में यहाँ पे फिनॉल की भी आपको बता देता हूँ। फिनॉल की एसिडिटी को भी यहाँ पे चर्चा हम कर लेते हैं कि फिनॉल कितना एसिडिक है। देखो आप सभी जानते हो ये है फिनॉल, ठीक है। अगर यह H प्लस देता है तो चलो जल्दी से देखते हैं। सर ये इसने H प्लस दे दिया और ये ऑक्सीजन पे आया माइनस चार्ज। सर इसको हम कहते हैं फिन ऑक्साइड आयन, और ये फिन ऑक्साइड आयन हमें NCERT में भी मेंशन होता है ना। और ये क्या है सर? हमारा फिनॉल है। फिनॉल का जो कंजुगेट बेस बनता है, जो उसका संयोजक क्षार बनता है, वो फिनॉक्साइड आयन होता है और इसका H प्लस का एसिड पार्ट होता है। सर अब हमें क्या चेक करना होता है? हमें चेक करना होता है जो H प्लस दे रहा है, कौन दे रहा है? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज स्टेबल है कि नहीं। तो उसके लिए क्या क्या चेक करते हैं? फिर से देखो सर, या तो हम अनुनाद चेक करेंगे, रेजोनेंस चेक करेंगे, इस पर रेजोनेंस है। फिर चेक क्या कर सकते हैं? इस पर क्या खाली डी ऑर्बिटल है, जो होता नहीं ऑक्सीजन पे, है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये होता ही नहीं है। फिर इसका हाइब्रिडेशन, फिनॉल में आपने देखा ऑक्सीजन पे जब माइनस चार्ज है तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है, जबकि हमें क्या चाहिए? हमें sp हाइब्रिडेशन चाहिए। इसके अलावा क्या सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्या इसके पास अनुनाद है, रेजोनेंस है? यस सर, बिल्कुल यहाँ पे अनुनाद हमें तो साफ साफ दिख रहा है। आपको क्यों नहीं दिख रहा? बिल्कुल हमें भी दिख रहा है। ये माइनस चार्ज है, ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये आगे रेजोनेंस अनुनाद बनाएगा। और याद कीजिए फिन ऑक्साइड आयन का रेजोनेंस अनुनाद आपको मैंने ऑलरेडी बनाना सिखाया हुआ है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ सिंगल बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन मिले, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और ये बगल वाले कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचे हैं, पाई के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस चार्ज आता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब बाकी ये रेजोनेंस आगे बनाते हुए चलिएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4 अनुनादीय ढांचे यहाँ पे बन रहे हैं। और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा जो कंजुगेट बेस है स्टेबल होगा, क्योंकि रेजोनेंस ज़्यादा तो ऑब्वियस बात है माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल। अगर ये खुद में स्टेबल है तो अपने H प्लस को यह लूज़ करेगा, और जब ये H प्लस को लूज़ करेगा तो हाँ हम इसे कह सकते हैं ये एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ऐसा हम बिल्कुल संभावित तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहो अपने अल्कोहल वाले पोर्शन में कि भाई अल्कोहल में जो ये R है, ये जो R, चाहे यहाँ CH3 ग्रुप लगाओ, है ना, चाहे C2H5 ग्रुप लगाओ, ये R इलेक्ट्रॉन, अगर R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है ना, ऐसे समझना। एल्काइल ग्रुप आप सभी जानते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी कह सकते हो, मतलब ये प्लस आई शो करता है। क्या शो करता है? प्लस आई, है ना, ऐसे लिख दो, प्लस आई शो करेगा। और जो प्लस आई शो करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये कार्बन आगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और बढ़ जाएगा। स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होने की बजाय और बढ़ रहा है, तो एल्काइल ग्रुप इस माइनस चार्ज को बढ़ा देता है। बहुत सिंपल सा फंडा है। तो आप कहोगे प्लस आई की वजह से नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, दोनों फंडे बता रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इंक्रीज, है ना। और जबकि हमें क्या करना है? स्टेबल करने के लिए चार्ज को डिक्रीज करना है, ये माइनस चार्ज जो है इसको डिक्रीज करना है, जबकि इलेक्ट्रॉन देने की वजह से माइनस चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। जबकि जितना ज़्यादा चार्ज इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा कम स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा कम स्टेबल होगा उतना ही अच्छा एसिड नहीं होगा। तो आई थिंक इतना कंसेप्ट आप अच्छे से रिमाइंड कर पा रहे होंगे। फिनॉल के केस में माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज अच्छा खासा स्टेबल हो रहा है। देखो माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे था, अपना माइनस चार्ज कार्बन को दे दिया, अपना भार कुछ देर के लिए कार्बन को दे दिया, कार्बन से कहा भाई प्लीज़ थोड़ी देर के लिए तू होल्ड करना, फिर अगले कार्बन ने कहा भाई तू होल्ड करना। देखो कार्बन में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। आगे तुम जब तो केमिकल बॉन्डिंग जैसे टॉपिक बने हैं ना, तो कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। भाई इलेक्ट्रॉन प्लीज़ तू ले ले, ये कहता है अजय बिल्कुल सपोर्ट करेगा तेरा भाई, है ना। तो देखो ये माइनस चार्ज कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर देखो ये माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये वाला शिफ्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ऐसे 4 अनुनादीय ढांचे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं इस कार्बन और फिनॉल वाले आपके कंपाउंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को आगे समझते हैं। ठीक, तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। मैंने एसिडिटी भी आपको बता दिया है, सॉल्युबिलिटी बता दिया और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया। जनरली इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। और आज की क्लास में अल्कोहल को निपटाता हूँ जल्दी से, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक, चलो अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली, अब मैं आपसे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, रासायनिक गुण की भी बात कर लेता हूँ। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको डिफाइन कर दी थी, कुछ और हैं जो मैं आपको जल्दी से डिफाइन कर देता हूँ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले देखो अल्कोहल की रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स, जो धातु हैं उनके साथ अभिक्रियाएं, रिएक्शन विद मेटल्स, धातु के साथ अभिक्रियाएं। ठीक है, और देखो काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि सर अब हमने कर लिया है, पूरा सिलेबस आपके साथ रिवाइज कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों के ये कमेंट आते हैं, टेलीग्राम पे भी मुझे काफ़ी बच्चे मैसेज करते हैं कि सर अब ये सीरीज़ हम देख रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे लगाएं, या फिर हमें कोई बुक रेफ़र कर दीजिए। मैं आपको ऑलरेडी बोल रहा हूँ, आप बुक जो लेंगे वो उसका भी कुछ प्राइस होगा, और वही प्राइस पे मात्र 99 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज़ हम प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और मैं आपको बता चुका हूँ, जो रिविज़न सीरीज़ हमने एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र के लिए लगाई थी उसको लगाना ना भूलना। जिसने शुरू से पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है क्लास 1 से लगा लेना। वो रिवीजन सीरीज तो रामबाण है, पर कब लगाना है? एग्जाम से 1 महीना पहले, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 1 महीना पहले, पर पहले अपना प्रॉपर सिलेबस खत्म करो। क्वेश्चंस इतने मिल जाएंगे, हजारों क्वेश्चंस मैं वहाँ पे आपको करा दूंगा, हर तरह का क्वेश्चन करा दूंगा कि भैया उन्हीं क्वेश्चन को कर लोगे ना तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस एग्जाम में मिलेगा। देखो एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के एग्जाम में मैंने बोला था कि मैं नहीं कहता जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से आएगा, इतना पढ़ा दूंगा कि बस मज़ा आ जाएगा, एग्जाम में जाओगे कॉन्फिडेंस आएगा। और आपने देखा है 22 से 23 क्वेश्चन डायरेक्ट मिले, मैं कहूँगा 25 क्वेश्चन ही डायरेक्ट है, बट मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा। वाई? क्योंकि एक पेनिसिलिन वाला क्वेश्चन आया था, वो जनरल साइंस था, तो मैंने नहीं पढ़ाया था, बट उसका आंसर सभी को पता होगा। पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सभी को पता है, बचपन से पढ़ रहे, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया, मैं बोलूँगा भी नहीं, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को हटा दिया। एक था जो मोलैलिटी का क्वेश्चन था, जो कि हमें सॉल्व करना था। देखो मोलैलिटी मैंने पढ़ाई थी, क्वेश्चंस नहीं कराए थे, बट हाँ सॉल्यूशन में करा चुका हूँ, सॉल्यूशन चैप्टर पूरा पढ़ा चुका हूँ, मोलैलिटी सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। उस सीरीज में नहीं कराया, इसलिए मैंने उसको भी नेग्लेक्ट कर दिया। अदरवाइज आप सारे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, 25 आउट ऑफ 25 केमिस्ट्री में आ सकते थे बड़े ही प्यार से। 17 क्लासेस में से सारे क्वेश्चन फंस गए थे, मैं सीरीज की तो बात ही नहीं कर रहा। पर एनवायरमेंटल सुपरवाइजर लेवल 3 का पद है, छोटा पद था, इससे लेवल 4 का पद, एक पद बढ़ जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बीएससी बेस पे एग्जाम है, इस चीज़ को मान के चलना। इसलिए ज़्यादा पढ़ना है, बेशक ये 60-70 क्लास जितनी भी जाती हैं वो मैं सारी कराऊंगा, बट आपका काम भी है रिवीजन करना अच्छे से। ठीक है, और काफ़ी बच्चों को लगता है मैं बातें करता हूँ, पर समझाना भी जरूरी है, क्योंकि हम पदभ्रष्ट जल्दी हो जाते हैं। हम आज किसी की सीरीज़ देखते हैं, कल किसी और की, करते जीरो से शुरू में, फिर से जीरो से शुरू नहीं करना है। कितनी बार जीरो से पढ़ोगे? जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज करो, एक ही जगह एक ही जने को अच्छे से देखो। जब मैं आपसे कह रहा हूँ पूरा सिलेबस में कराऊंगा, मेरे साथ जुड़े हैं तो एंड तक जुड़े रहे, बहुत प्रॉफिट मिलेगा, हो सकता है अच्छे मुकाम पे आप पहुँचें। ठीक है, खैर रिएक्शन विद मेटल, तो आप देखो ये है आपका अल्कोहल ROH। इसकी रिएक्शन यदि आप कराते हो जैसे सोडियम मेटल से करा दो, ठीक है, तो आपको ये देगा 2RONA। ठीक है, और अच्छा मैंने यहाँ 2RONA ले लिया, कोई बात नहीं, यहाँ 2 ले लेता हूँ। होता क्या है, जब भी सोडियम की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं ना भैया, तो यहाँ पर रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। तो आपने देखो यहाँ 2RO लिया, 2NA, 2RONA,
तो RO हमारा एल्कोक्साइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? एल्कोक्साइड। फिर से बता रहा हूँ, RO क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस, Na पे प्लस, माइनस वाले पे आइड लगता है लास्ट में, तो एल्क और ऑक्साइड। आप सभी को पता R एल्काइल ग्रुप होता है और ऑक्सीजन ऑक्साइड है, तो एल्कोक्साइड नेम हो गया, और साथ में सोडियम है तो उसका नाम हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। सोड एल्कोक्साइड भी करके लिखा रहता है, सोडियम एल्कोक्साइड का नाम हो जाएगा, और साथ में जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस है। अब इस गैस को टेस्ट करने के लिए काफ़ी लोग आग लगा के देखते हैं, जिससे पॉप साउंड आना चाहिए, या फिर उसको जो है साबुन वाले सॉल्यूशन में डालते हैं, गुब्बारे बनते हैं, पॉप साउंड आता है, मार्चिस जब उसके पास ले आते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट दुनिया भर के जो है करते रहते हैं। ठीक है, तो ये है मेटल के साथ अभिक्रिया। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, ईस्टरिफिकेशन। और ये ईस्टरिफिकेशन कक्षा 10 से पढ़ रहे हैं जिन्होंने ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ी होंगी, क्योंकि अब तो बहुत सारा सिलेबस हट ही गया है कार्बन वाले में से, कार्बन कंपाउंड में से अब तो ये चैप्टर टॉपिक ही पूरा हटा दिया क्लास 10th में से। अब यही है, काफ़ी बच्चे सोचेंगे कि भाई कैसे क्लास 10th की बात कर रहा है, तो भैया सारे ही लेवल पे मैं जनरली देखता रहता हूँ, हर चीज़ को मैं एनालाइज करता रहता हूँ, क्योंकि मैंने क्लास 10th लेवल पे भी पढ़ा है, मैंने IIT जैम पे भी पढ़ा है, नेट पे भी पढ़ा है, और सेट के लिए भी मैं कोशिश करूँगा पढ़ाने की। और जिन बच्चों को सेट का पढ़ना है मुझे आके एक बार टेलीग्राम पे बता देना, उनको सेट का भी मैं गाइडेंस वहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, नेट गेट सेट सब कुछ पढ़ा है। और जो बच्चे जानना चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस बेस पढ़ा रहा हूँ, या मेरी क्या क्वालिफिकेशंस है, तो 10,000 जिस दिन मेरे सब्सक्राइबर मुझसे जुड़ जाएंगे उस दिन मैं अपने बारे में डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि भाई मैं क्या करता हूँ, मेरी अर्निंग्स कहाँ से होती है, और क्या कहते हैं मैंने अब तक अपनी लाइफ में क्या क्या जो है अचीव किया है, या क्या मेरी क्वालिफिकेशन, सब कुछ अपने बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे। देखो हर चीज़ सोच रखी है, मैंने कहा था 1 के सब्सक्राइबर होंगे तो बहुत सारी सरप्राइज़ आपको दूंगा, बहुत सारी चीज़ें फ्री में आप बच्चों के पास लेके आऊँगा, और ऐसा नहीं बीच में छोड़ दिया, पूरा ही कराऊँगा। सिलेबस जो बोल दिया वो पूरा ही एंड तक जाएगा। ठीक है, खैर आते हैं ईस्टरिफिकेशन पे, और एक कक्षा 10 से है। कक्षा 10 से ईस्टरिफिकेशन हमारे सिलेबस में देखने को मिलता है, ओल्ड एनसीईआरटी जिन्होंने पढ़ी है बिल्कुल देखने को मिलता है। तो देखो ये है ROH, ठीक है, एल्कोहल। अगर इसकी रिएक्शन आप कार्बोऑक्जेलिक अम्ल से कराते हैं, ठीक है, अच्छा मैं इसको ना ऐसे करके लिख देता हूँ, और अच्छे से बनाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये है OH, ठीक, C डबल बॉन्ड O, और ये है R, यहाँ से H और ये OH अगर यहाँ से निकल जाए तो सर यहाँ से R, ये O, ये C डबल बॉन्ड O और R, और यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O। ठीक है, ये हीट डाल देते हैं, काफ़ी लोग यहाँ H+ भी लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ईस्टरिफिकेशन आप सभी को दिख रहा है, RCOO, इस ग्रुप को हम ईस्टर कहते हैं, अगर यहाँ R' लगा दो, ठीक है ना, RCOO, इसको हम ईस्टर कहते हैं, और इसी प्रोसेस को ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में फ्रूटी स्मेल आती है ना, फ्रूट जैसी स्मेल आती है। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। 200 मार्क्स की केमिस्ट्री आनी है, बिल्कुल अलग है सिलेबस। अलग का मतलब ये तो पढ़ना ही है, एल्कोहल फिनॉल ये सब तो आना ही है, प्लस उसमें केमिकल टेस्ट सारे करने हैं, इसीलिए वो बैच बहुत ही मिनिमल प्राइस पे 299 रुपीज़ में आपने रखा है, बहुत ही मिनिमल प्राइस पे रखा है। क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस करने हैं, और जो बच्चे डिले करते जा रहे हैं उनका डिले होता रहेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं बैच के लिए, काफ़ी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, बट जो बच्चे पूछ रहे हैं वो अभी इसी असमंजस में कि ले या ना लें। देखो लेना ना लेना आपकी मर्जी है, आपकी बहुत सारी तैयारी तो मैं यूट्यूब पे ही करा दूंगा, बट ऑब्वियस बात है जो क्या कहते हैं केमिकल टेस्ट वगैरह हैं, ऑब्वियस बात है वो आपको अच्छे से करने हैं, खुद से ध्यान में रखना। उसके लिए आप चाहे 11th या 12th का जो है लैब मैनुअल लेके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, बट क्वेश्चंस के साथ तैयारी करनी है तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। ठीक है, पढ़ना कैसे है इसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने जाने कितनी बार आपको बता चुका हूँ। तो ये था हमारा ईस्टरिफिकेशन। चलो एक और ईस्टरिफिकेशन, अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो ROH है, RC डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा R। देखो ये क्या है सर, जब भी ब्रिज में ऑक्सीजन आता है तो उसको हम एनहाइड्राइड कहते हैं, एनहाइड्राइड। ठीक है, अब ये R यहाँ R की जगह CH3 होता है तो उसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं एल्काइल एसिटो एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटो ग्रुप होता तो एसिटो लगाए थे डायरेक्ट। ठीक है, तो एनहाइड्राइड कब होता है, जब ऑक्सीजन एज अ ब्रिज, दो सेम एटम पे या सेम मॉलिक्यूल पे ऑक्सीजन एज अ ब्रिज की तरह आ जाए, उसे हम एनहाइड्राइड कहते हैं। तो सेम कहानी होगी यहाँ भी आपको ईस्टर मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में आपको RCOOH मिल जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये भी ईस्टरिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ भी आपको ईस्टर मिला है एनहाइड्राइड से विक्रिया कराने पर। या फिर कई बार हम एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, RC डबल बॉन्ड OCl है ना, इसको हम कहते हैं एसाइल क्लोराइड।
इसके साथ अभी क्रिया कराते हैं तब भी हमें सेम ही चीज़ मिलेगी। यहाँ से OH और यहाँ से Cl निकल जाएगा और साथ में ये ROC डबल बॉन्ड OR मिल जाएगा और बाई प्रोडक्ट क्या मिला सर, HCl मिल गया। तो ये क्या मिल गया, ईस्टर मिल गया। इसी को हम ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। और याद कीजिए ईस्टर्स का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं वो भी पढ़ाया था स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ईस्टरिफिकेशन या उसके हाइड्रोलाइसिस पे क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये छोटी मोटी रिएक्शन है। अब कहोगे सर इतनी रिएक्शन कैसे याद करें? बेटा देखा था ना एनवायरमेंटल सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था जिसमें कन्वर्जन का क्वेश्चन था, 3 स्टेप में जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये छोटी छोटी रिएक्शन ध्यान में रखनी होती हैं और ये कुछ हार्ड नहीं होती हैं। जरा देखो ये ROH है, हेलोजन हैलाइड्स है ना, हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन है, X मतलब हेलोजन है। इसमें कौन कौन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हैलोजन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। यहाँ से H, यहाँ से OH निकाल दो, पानी निकाल दो, क्या मिल जाएगा, RX मिल जाएगा, साथ में क्या निकल जाएगा, पानी। अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना है, तो पानी निकाल देना, OH और H। सिंपल सिंपल रिएक्शन 2 से 3 बार पढ़नी है, अपने आप हो जाएगा। बट कन्वर्जन में ये बहुत काम आती हैं। जैसे ROH है, इसकी रिएक्शन में करा दूँ अगर PCl3 से, तो क्या मिलेगा सर, यहाँ पे बस 3 मॉलिक्यूल लेना, तो ये 3R 3Cl के साथ चले जाएंगे और साथ में जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा H3PO3। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपली आप इसके प्रोडक्ट बता सकते हैं। देख लो 3R है, 3Cl है, 3RCl हो गए, यहाँ से 3 OH बने, 1 P बना, तो भाई H3PO3 आपका मिल गया, फॉस्फोरिक एसिड आपको मिल गया। फिर ऐसे ही ROH की रिएक्शन यदि आप PCl5 से कराएं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, SNI रिएक्शन को फॉलो करता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन को फॉलो करता है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा सेम RCl प्रोडक्ट मिलता है, साथ में एक मिलेगा HCl और साथ में फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड POCl3 यहाँ से लीव आउट हो जाता है। सेम रिएक्शन आपको देखने को मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड क्लोराइड के साथ, आपको ये रिएक्शन देखने को मिलती है। सेम ये भी SNI सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर को फॉलो करता है। क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। BSc वाले बच्चों को एटलीस्ट इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा सेम RCl मिलेगा, HCl निकल जाएगा और SO2 यहाँ निकल जाएगा। देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है। यहाँ से R, यहाँ से एक Cl, RCl मिल गया। अब कितने Cl बचे, 4 Cl बचे, तो एक H एक Cl निकल गया। अब कितने Cl बचे, 3, तो 3 Cl और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आके जुड़ गया। सिमिलरली इस रिएक्शन में देखो R और ये Cl, यहाँ पे RCl मिल गया, SO2 यहाँ निकल गया। अब अच्छा RSO2 Cl2 करना से, जब ये सही रहेगा, हाँ जी। अब एक H और एक Cl, यहाँ पे HCl जो है लीव आउट हो गया। तो बहुत सिंपल सी यह रिएक्शन है। ठीक है, तो इनको जरूर एनालाइज कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं पूछता है, किसी ना किसी कन्वर्जन में आपको पूछ लेगा। ठीक है, या फिर कोई A से आपको कहेगा B में जाना है, तो बताओ उसमें कौन कौन से रिएजेंट यूज़ हुए हैं, तो रिएजेंट की तरह भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज वेरी इंपॉर्टेंट, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन करना, भाई डिहाइड्रेशन मतलब अपने को क्या, अपने को तो पानी निकालना है, पानी निकालने को, जल को निकालने को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन ये हमारा अल्कोहल ग्रुप हो गया। ठीक है, अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन करता हूँ, ठीक है, तो होता क्या है, डिहाइड्रेशन याद कीजिए, पढ़ा चुका हूँ, इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। इसमें बीटा एलिमिनेशन होता है। ठीक है, SN1 SN2 रिएक्शन उसमें पढ़ाया था, अल्फा सब्स्टिट्यूशन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ी थी। और बीटा एलिमिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या है बीटा एलिमिनेशन, आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। OH हमारा ग्रुप है, ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा होता है, दूसरा वाला बीटा होता है। तो ये बीटा वाला हाइड्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा। तो यहाँ से निकला H, यहाँ से निकला OH, तो क्या निकल जाएगा सर, H2O। तो जहाँ पे जल निकल रहा है इसी को हम निर्जलीकरण कहेंगे, डिहाइड्रेशन कहेंगे। तो जब भी डिहाइड्रेशन होगा सर, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड दिखाई देगा। तो जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है तो सर एल्कीन मिलता है। क्या मिलता है, एल्कीन। अब कौन कौन से रिएजेंट यहाँ ले सकते हो, तो पहला यहाँ लिखा होगा H2SO4 और H+, ये तो पहला रिएजेंट हो गया। और दूसरा साथ में एक और, किससे हम डिहाइड्रेशन करा सकते हैं, प्रोडक्ट तो यही मिलेगा एल्कीन, और किससे करा सकते हैं, तो यहाँ दिया रहेगा Al2O3 है ना, Al2O3। यहाँ टेम्परेचर लगभग 130 डिग्री से 140 डिग्री दिया रहेगा और Al2O3 के प्रेजेंस में लगभग 350 डिग्री यहाँ टेम्परेचर दिया रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हीट का साइन देगा, जनरली इतना कुछ नहीं रखना है। Al2O3 भी अगर दिमाग में रहा, पता चलेगा कि बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, बीटा से H और यहाँ से OH, वाटर निकल जाएगा और एल्कीन आपको मिल जाएगा। अब ध्यान में रखना, जब भी एल्कीन बनती है तो एक रूल लगता है जिसको हम सेडजेव रूल कहते हैं, ये आपको पढ़ा चुका हूँ।
ठीक है, और नहीं पढ़ाया है तो प्लीज़ अब पढ़ लेना। और काफ़ी लोग इसको जेटसेप भी कहते हैं, जेटसेप भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या होता है सेटजेव रूल या फिर जेटसेव रूल? ये कहता है कि एल्कीन वह स्टेबल होती है, एल्कीन वह स्टेबल होती है जिस पे क्या होंगे, sp2 कार्बन पे जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, है ना, जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो एल्कीन है वो स्टेबल होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा हूँ, इसको वर्बली करने की जगह मैं आपको वर्चुअली भी बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3, ये है CH और ये है OH और ये है CH3। ठीक है, और यहाँ से आप इसको हीट कर रहे हैं, सर आपको पता है हीट कर रहे हैं, और उसमें लिख देता हूँ H2SO4, या फिर मैं ऐसे लिख दूंगा H+, है ना, या फिर H2SO4 और यहाँ लिख दूंगा H2O, है ना, या H+H2O ऐसे करके लिख दूँ तो सर समझ में आता है कि H2SO4 यहाँ पे डिहाइड्रेशन का काम करेगा, निर्जलीकरण का यहाँ पे काम करेगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सर जब यहाँ पे हम डिहाइड्रेशन करते हैं, ठीक है, अच्छा एक पॉइंट में ना यहाँ पे बच्चों क्या ऐड करूँगा, जरा देखना, ये टेम्परेचर को ना आप 170 डिग्री कर लेना। क्यों कर लेना, उसका रीज़न भी मैं आपको देता हूँ, क्या रीज़न है इसका। ठीक है, रबर कहाँ है भाई, रबर एक मिनट रखना, इरेज़र देखता हूँ मैं इसको जल्दी से कितना कर देता हूँ। अरे इरेज़र काहे सिलेक्ट नहीं हो रही भैया, एक मिनट दे देना बस बच्चों, इरेज़र का कौन सा है भाई, चलो मैं इसे काट के लिख देता हूँ, मुझे इरेज़र नहीं मिल रहा अभी। ठीक है, तो 170 डिग्री से कर देना। क्यों, 140 पे ना ईथरिफिकेशन हो जाता है, ईथर बनता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, अभी बताऊंगा हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का क्या अंतर है। तो यहाँ पे H2SO4 आपने डाला तो सर आपको पता है यहाँ से H2O निकल जाएगा और यहाँ एल्कीन मिल जाएगा। कैसे निकला सर, ये आप कुछ भी कर रहे हो, देखो भैया ये OH है, OH से पहला कार्बन अल्फा, दूसरा वाला बीटा, बीटा वाले पे हाइड्रोजन है। अच्छा ये बीटा है तो सर ये भी तो बीटा होगा, बिल्कुल आपकी मर्जी है, चाहे इधर वाले हाइड्रोजन को निकाल दो चाहे इधर वाले हाइड्रोजन को निकाल दो। तो चलो CH3 को मैं CH2 और H करके लिख देता हूँ, तो H बनाएगा डबल बॉन्ड, OH यहाँ से निकल जाएगा, तो सर यहाँ एल्कीन मिल जाएगी, साथ में वाटर निकल जाएगा। देखो H यहाँ डबल बॉन्ड, तो CH और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब आपको क्या मिल गया, प्रोप इन मिल गया, है ना, prop 1 इन कह लो या प्रोपीन कह लो, सिंपली इधर से निकालोगे तब भी सर प्रोपीन ही मिलेगा, आपकी मर्जी कोई सा भी बीटा यूज़ कर लो। बट अगर मैं कंपाउंड दे दूँ CH3 CH2, ये दे दूँ CH और ये दे दूँ OH और ये दे दूँ CH3, सेम यहाँ आपको चाहे Al2O3 लेना है Al2O3 ले लो, 350 करीब डिग्री का यहाँ पे टेम्परेचर दे दो, या फिर 170 डिग्री पे H2SO4 H2O डाल दो, एक ही बात है, आपका जो मन करता है आप वो ले लो। ठीक है, दोनों ही रीजन मैंने बता दिए। सर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट देखो पहले ये समझो कि ये सर OH ग्रुप है, OH से ये वाला जो कार्बन है अल्फा, ये वाला बीटा, सर ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, जरा समझो दोनों ही बीटा है। अल्फा के इधर वाला कार्बन बीटा होगा, इधर वाला भी बीटा होगा, सिम ऊपर की तरफ, ऊपर वाला जो बीटा था इसके इधर भी CH3 था, इधर भी CH3 था, दोनों ही तरफ सेम कार्बन थे जब और सेम हाइड्रोजन थे, जब डबल बॉन्ड बना तो किसी भी साइड से बनेगा, काम चल जाएगा। बट इस वाले बीटा पे इधर वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है सर, उधर 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब दोनों साइड से कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट ही हमें देखने को मिलेंगे, है ना, टर्म्स एंड कंडीशन, दोनों साइड से डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं। कैसे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, मान लो इसको मैं बीटा 1 मान लेता हूँ, चलो इस वाले को बीटा 2 मान लेता हूँ, ठीक है, बीटा 2 मान लेता हूँ, बीटा 1 मान लेता हूँ। अब बीटा 1 वाले से प्रोडक्ट बनाता हूँ, ये जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ बीटा 1 वाले से बना रहा हूँ, जब बीटा 1 वाले से प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मिल जाएगा, देखो CH3, ये मिलेगा CH2, ये मिलेगा CH और ये मिल जाएगा डबल बॉन्ड CH2। और जब बीटा 2 वाले से बना रहा हूँ, ये बीटा 2 वाला प्रोडक्ट, तो आपको पता है ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा, तो देखो CH3, ये मिला CH, डबल बॉन्ड CH और ये मिला CH3। कैसे मिला, देखो तो सर बीटा 1 वाले से जब आप इस वाले से अभिक्रिया करा रहे हैं, है ना, तो CH3 था, यहाँ एक H था, इसमें डबल बॉन्ड बनाया, OH निकला, CH2 में कन्वर्ट हो गया, और जब इस वाले बीटा से कर रहे हो CH2 है तो यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा, OH निकल जाएगा, तो ये कंपाउंड आपको मिलेगा। इस कंपाउंड का नाम सर ये है ब्यूट-1-इन और इस कंपाउंड का नाम सर ये है ब्यूट-2-इन। अब क्वेश्चन ये आएगा सर कि इसमें से मेजर कौन है, मुख्य उत्पाद कौन बनेगा, मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, और निम्न उत्पाद माइनर प्रोडक्ट कौन बनेगा, तो मैंने लिख भी दिया है, नीचे वाला मेजर होगा, ऊपर वाला माइनर होगा। सर ऐसा क्यों, आप तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देते हो, ऐसा नहीं है बेटा, मैं अपनी मर्जी से ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख देता हूँ, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न जरूर होता है। ठीक है, रीज़न क्या है इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सर ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का जो संकरण होता है ये sp2 होता है, और sp2 से जो पहला कार्बन होता है सर इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का संकरण काफ़ी बार निकालना सिखा चुका हूँ, सभी को आता भी होगा, जिनको नहीं आता है प्लीज़ क्लास 1 से देखो, वो तो ऐसे भी यहाँ तक नहीं रुके होंगे।
ठीक है, तो इसका संकरण sp2 है, इसका संकरण भी सर sp2 है। sp2 से पहला कार्बन अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इसलिए मैं कहूँगा यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और ध्यान कीजिए, एक फंडा पढ़ाया था अनुनादी ढांचे का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, ये होता है अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने ज़्यादा अनुनादीय ढांचे होते हैं उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो डैट मीन्स डबल बॉन्ड पे ये एल्कीन वे वाली स्टेबल होगी जिसपे जितने ज़्यादा अनुनादीय ढांचे होंगे। वो कैसे निकालेंगे सर? सर sp2 कार्बन को देखो, sp2 से बगल वाला कार्बन हमेशा अल्फा कार्बन होता है, उस पर लगे हुए हाइड्रोजन सर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। सर इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इस फॉर्मूले में अगर अल्फा हाइड्रोजन 2 हैं तो वैल्यू 2 रख दूं और +1 कर दूं, तो दैट मीन्स यहाँ 3 अनुनादीय ढांचे हैं। सर इस वाले पे देखो सर, डबल बॉन्ड वाले का संकरण sp2 होता है, sp2 के बगल वाले कार्बन को देखो, ये है अल्फा कार्बन, सर ये भी है अल्फा कार्बन। और सर इस प्रोसेस को पता है क्या कहते हैं? इस प्रोसेसर को कहते हैं हाइपर कंजुगेशन, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अति संयुग्मन है ना, हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन से ये सेटजेव रूल किस पे काम करता है? हाइपर कंजुगेशन पे। जहाँ पे sp2 के बगल में अल्फा कार्बन होगा, मतलब हाइपर कंजुगेशन जहाँ पे ज़्यादा होगा, इस प्रोसेस को हम हाइपर कंजुगेशन भी कहते हैं, अति संयुग्मन भी कहते हैं। हाइपर कंजुगेशन वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है जहाँ पे ऑब्वियस बात है क्या होगा, अल्फा कार्बन पे लगे हुए अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो इस अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है सर, इस अल्फा कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है ना, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 3 टोटल कितने हो गए सर? इस पे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो अनुनादीय ढांचे कितने होंगे सर? अल्फा हाइड्रोजन +1 होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6 और 1 कितने हो गए? 7। सर ऊपर पे केवल 3 ही अनुनादीय ढांचे हैं, यहाँ पे सर 7 हैं। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? जिस पे अनुनादीय ढांचे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा वह ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए 7 जिस पे अनुनादीय ढांचे हैं वह मुख्य उत्पाद होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और सर ऊपर वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। बेटा डिहाइड्रेशन तो हर कोई कर लेता है, बात यही है कंसेप्ट आपको कितना आता है। जितना कंसेप्ट आएगा उतना ही काम बनेगा और उतने ही आप अपने एग्जाम के क्लोज होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तुक्के में कुछ सही भी करते हैं बट अच्छे से नहीं पढ़ के गए तो वो गलत होने के भी उतने ही चांसेस बनते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? और यस, ठीक। अब एक चीज़ और ध्यान कर लेना, मैंने आपको कहा जैसे फॉर एग्जांपल ये C2H5OH है, ठीक है। अब मैं कहूँ यहाँ सेम आपको H2SO4 या कोई भी एसिड दे दिया, साथ में दे दिया H2O, है ना, या फिर ऐसे करके लिख दिया H+ और साथ में लिख दिया H+ और H2O, है ना, मतलब डिहाइड्रेशन करें, सिंपली बात ये कहना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे बस टेम्परेचर अगर कम दिया है, 140 डिग्री दिया है, और कई बार एग्जाम में ऐसे भी लिखा आता है लो टेम्परेचर, कम तापमान भी अगर दिया है, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल दिया रहेगा, कई बार तो दिया ही नहीं रहता, तो ध्यान रखना लो टेम्परेचर दिया 140 डिग्री दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से डिहाइड्रेशन तो करना है, पर उस डिहाइड्रेशन का जो प्रोडक्ट मिलेगा C2H5O C2H5 मिल जाएगा। डैट मीन्स अगर लो टेम्परेचर ले रहे हो तो आपको प्रोडक्ट हमेशा ईथर मिलेगा, ठीक है। और अगर हाई टेम्परेचर ले रहे हो तो एल्कीन मिलेगा, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में H2O निकला, और यहाँ भी देखो H2O ही निकल रहा है। दोनों ही केस में डिहाइड्रेशन हो रहा है, पर अंतर किसका आया सर? अंतर टेम्परेचर का आया। और बेटा जी यही है कंसेप्ट, और बनते हैं क्वेश्चन यहीं से। फिर कहते हैं ना कंपटीशन में, सर हमारा क्वेश्चन कहाँ से बना, हमने तो आंसर ये करा, ये कैसे हो गया? जो ये वाला आंसर जवाब आपके मन में आता है तो उन क्वेश्चन का आंसर यहीं से निकल के आता है, और ये NCERT में भी मेंशन है। अगर आप BSc की कोई भी किताब उठा के देख लो, जो आपका मन करता है उन सभी में ये कंसेप्ट आपको मिल जाएगा कि लो टेम्परेचर पर आपको ROR मिलता है सर, ROR मिलता है, ईथर मिलता है, और हाई टेम्परेचर पे आपको एल्कीन मिलता है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, नोट कर लेना, स्टार लगा के इसको लिख लेना। ऐसे बनते हैं, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चंस, ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि BSc का पेपर है। हालांकि 12th वाले पेपर में 200 मार्क्स की केमिस्ट्री आनी है, तो भैया 200 क्वेश्चन केमिस्ट्री के बनाना कोई आसान बात नहीं है। मैं भी टेस्ट सीरीज जब बनाऊंगा ना, पहले सोचूंगा कि 200 क्वेश्चन कौन से मैं रखूँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ बनेंगे। उनको 200 क्वेश्चन फिल करने, और 200 क्वेश्चन फिल करना भी बहुत मुश्किल कार्य है। देखो हमारे लिए भी जितना काम आसान है ना पेपर अटैम्प्ट करना, उतना ही हार्ड काम होता है एग्जामिनर के लिए पेपर सेट करना, ठीक है। 200 क्वेश्चन बनाने, अगर 100 क्वेश्चन वो आपके मान लो सब्जेक्ट वाले पार्ट से बनाते हैं, 100 क्वेश्चन आपके जो है प्रैक्टिकल पार्ट से बनाते हैं, तो 100 क्वेश्चन भी एक सब्जेक्ट से बनाना बड़ा मुश्किल कार्य होता है, समझ रहे हो। जबकि आप अगर IIT JEE या नीट का एग्जाम दिया होगा तो उसमें 30 या 45 क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं, है ना, जबकि यहाँ 100 क्वेश्चन बनाने। तो समझो इस बात को, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इन टॉपिक्स को अपना अच्छे से हमें कवर करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर? अब एक और स्टार मार्क लगा के लिख लेना कि भैया जब भी डिहाइड्रेशन की बात करेगा तो ध्यान रखना टर्शरी वाले का सबसे आसानी से डिहाइड्रेट होगा, सेकेंडरी वाला उसके बाद, प्राइमरी वाला उसके बाद। क्या कह रहा हूँ, ये है क्या, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, कि भैया किसका निर्जलीकरण सबसे जल्दी हो जाएगा, किसका हो जाएगा, टर्शरी वाले का। इसलिए जो आपके टर्शरी अल्कोहल होते हैं ना, ये वीक एसिड में भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। ये तो देखो यहाँ H2SO4 डाल रहा था, यहाँ तो आप वीक एसिड डालो जैसे
H3PO3 ले लो, ठीक है। और यहाँ टेम्परेचर भी आपको कम ही डालने की जरूरत है, लगभग 440 केल्विन पे, ठीक है। इतने कम टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएगा, आपका जो है डिहाइड्रेट हो जाएगा। आपको जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा क्या, CH3, ये मिल जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में मिल जाएगा H2O, ठीक है। एक मिनट रुकना, एक CH3 मैंने कम लगाया ना, क्योंकि यहाँ 4 है ना, 1 2 3 4, हाँ जी 4 हैं, तो एक CH3 और आएगा, ठीक है। तो ये एल्कीन आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आप सेकेंडरी वाले कर रहे हो, CH3 CH CH3, तो इससे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हमें लेना पड़ेगा और टेम्परेचर थोड़ा से अधिक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये टर्शरी लिया ना, इसका 358 पे हो जाएगा और कम पे हो जाएगा, ठीक है। 440 पे इसका होगा, ठीक है। ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा H। टेम्परेचर याद करना नहीं याद करना, बस ध्यान में रखना, ये तो आपको बस याद कराने के लिए है कि भाई टर्शरी अल्कोहल जल्दी से डिहाइड्रेट हो जाते हैं, इसलिए कम ताप पे वीक एसिड के साथ भी डिहाइड्रेट हो जाएंगे, जबकि सेकेंडरी वाले थोड़े और अधिक ताप पे और टर्शरी वाले और प्राइमरी वाले और अधिक ताप पे जो है डिहाइड्रेट होंगे। तो इसीलिए टर्शरी वाले ज़्यादा आप मान के चलो डिहाइड्रेशन जल्दी से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एल्कीन ज़्यादा स्टेबल मिल रही है, ऑब्वियस बात है, एल्कीन ज़्यादा स्टेबल मिल रही है ना। फिर सेकेंडरी वाले, क्योंकि वहाँ एल्कीन थोड़ी कम स्टेबल मिलेगी, ठीक है, ये वाली एल्कीन मिलेगी। देख लो इस एल्कीन पे एक ही CH3 है, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस पे देखना जरा, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। जिस पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उस पे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, उस पे ज़्यादा अनुनादी ढांचे, यहाँ 7 मिलेंगे, है ना। यहाँ कितने मिलेंगे सर? यहाँ 4 ही मिलेंगे। तो जिस पे ज़्यादा अनुनादी ढांचे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, रीज़न भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे फंडे जो आपको ध्यान में रखने हैं। संडे हो या मंडे, डेली याद रखने हमको अपने सारे फंडे, ठीक है। चलिए, अब कुछ और मैं आपको मेन बातें बता देता हूँ। अच्छा, मैंने आपको ऑक्सीडेशन भी पढ़ा दिया था, रिडक्शन भी पढ़ा दिया था, तो अब मैं इसको दोबारा से नहीं पढ़ा रहा। कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अच्छा कॉपर वाला आई थिंक रह गया था, मैंने नोट कर रखा है, जो रह गया वो मैंने आपके लिए नोट कर रखा है। मैं जनरली हेडिंग पर लिख देता हूँ कि क्या रह गया। तो कॉपर की प्रेजेंस में अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल है, आप सभी को पता है इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ये एल्डिहाइड मिल जाता है, एक स्टेप आगे इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। और आप सभी को पता है अगर सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हो तो कॉपर की प्रेजेंस में भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो सेम 573 केल्विन पे आप देखेंगे ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सभी को बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड्स देते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी जो है वो कीटोन देते हैं, ठीक है। ये सब आपको ऑलरेडी बढ़ा चुका हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बताई थी कि टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो ये कॉपर की प्रेजेंस में ना रिवर्स काम कर देते हैं। और मान के चलिए इससे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एक्सेप्शन है टर्शरी के लिए, इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता कॉपर की प्रेजेंस में, इनका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन भी नहीं बोलूँ, डिहाइड्रेशन बोलूँ, इनका डिहाइड्रेशन हो जाता है। लिख देता हूँ वर्ड, क्या हो जाता है इनका? डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण हो जाता है। टर्शरी वालों को तो वैसे ही बताया था कि ये ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं, तो इनका डिहाइड्रेशन हो जाता है और आपको ये डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है, CH2, ठीक है। तो ऐसा डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट यहाँ आपको मिल जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, स्टार लगा लेना, यही इंपॉर्टेंट बात है, ये कंसेप्ट है। क्योंकि कॉपर जनरली रिडक्शन कर रहा है, प्राइमरी को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, सेकेंडरी को कीटोन में कर रहा है, बट टर्शरी वाले को एक मान के चलो क्या कर रहा है? डिहाइड्रेशन कर रहा है, निर्जलीकरण यह कर रहा है, ठीक है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ कॉमन टॉपिक्स यहाँ पे हमसे पूछे जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सिलेबस में साफ साफ मेंशन है, तो मीथेनॉल है ना, मीथेनॉल क्या होता है, इसके बारे में अगर कंसेप्ट बनता है तो क्या बनेगा? CH3OH, सर इसी को हम मीथेनॉल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका NCERT में हमें नाम मेंशन है, इट इज कॉल्ड वुड स्प्रिट, वुड स्प्रिट है ना, मतलब लकड़ी से मिलने वाला स्प्रिट है। स्प्रिट को जनरली हम अल्कोहल ही मानते हैं, ठीक है। और ये बनता कैसे है? बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। किससे बनता है ये? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा बनता है। और डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस होता है? आपको पता है कि अगर दो इमिसिबल नहीं कहूँगा, मिसिबल, मतलब कोई भी ऐसे लिक्विड हैं जो आपस में घुल चुके हैं। मिसिबल का मतलब ऐसे घुल चुके हैं कि उनको आप सिंपल फिल्ट्रेशन से उनको हटा नहीं सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे लिक्विड जिनको आपस में घोल दिया, अब उनको अलग नहीं किया जा सकता फिल्ट्रेशन के द्वारा, तो हम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। और जनरली डिस्टिलेशन जो होता है उसका यूज़ करा जाता है दो मिसिबल लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो वुड स्प्रिट, उसमें और भी जो सारे आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलते हैं, तो उसमें से अल्कोहल को अगर निकालना है तो आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे बनता है ये भी ध्यान में रखना लैब में। तो CO+2H2 कार्बन मोनोऑक्साइड, और यदि आप हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया कराते हैं और उसमें रिएजेंट आप जो लेते हैं ZnO CrO3 ले सकते हैं। और इसमें हाई प्रेशर लगता है, 200 से
300 एटीएम का प्रेशर, हम पे जो प्रेशर लग रहा है वो केवल 1 एटीएम है, हमसे 200 या 300 गुना ज़्यादा यहाँ प्रेशर लगाना पड़ता है। और बहुत ही हाई टेम्परेचर, 300 से लगभग मान के चलिए 400 डिग्री सेल्सियस या 573 से जो है 673 केल्विन का टेम्परेचर देकर हमें मिलता है, हमें प्राप्त होता है कच्ची शराब, जिसको हम मीथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, और इसके प्रोडक्शन बहुत तरीके से होते हैं। ठीक है, बट सिंपल तरीका है जो कच्ची शराब होती है। ठीक है, आपको पता ही उत्तराखंड में भी काफ़ी ये प्रचलित हुआ था। ठीक है, और भी बहुत जगह कि कच्ची शराब पीने से इतने लोग मर गए, तो वही ये कच्ची शराब है। अच्छा, CO और H2 याद है, ये मैंने आपको रिवीजन सीरीज में भी बताया था। CO और H2 क्या होता है? कोई मुझे अगर इसका नाम कमेंट में लिख के बताए तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। क्या ये आपका वाटर गैस होता है? जरा बताइएगा। सिन गैस है ना, तो ये हमने आपको रिवीजन सीरीज में भी पढ़ाया था। ठीक, तो मीथेनॉल क्या होता है, ये बेसिक बातें ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर इसके अलावा थोड़ा सा इथेनॉल के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, इथेनॉल के बारे में भी जान लेते हैं। इथेनॉल कैसे बनता है, तो आप सभी को पता है ये फर्मेंटेशन से बनता है। ठीक है, फर्मेंटेशन से बनता है। कैसे बनता है, आप जनरली जो शुगर केन होता है, या चीनी बोल दूँ, है ना, शुगर केन, तो शुगर केन का जनरली आप फर्मेंटेशन कराते हैं। ठीक है, और एक एंजाइम लेते हैं, इस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। ठीक है, एंजाइम लेते हैं इन्वर्टेज, इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। मुझे कमेंट में बताएंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर होता है, पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन सीरीज में भी पढ़ाया था। ग्लूकोज याद है एल्डोहेक्सोस और फ्रक्टोज कीटोहेक्सोस, है ना। इसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में आपका कीटोनिक ग्रुप होता है। फिर लास्ट में क्या करते हैं, जो आपका एक ग्लूकोज बनता है, ठीक है, ये जो ग्लूकोज बनता है इसमें एक एंजाइम डालते हैं, एंजाइम में का नाम लिख देता हूँ जाइमेज, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनता है। जाइमेज एंजाइम जैसे ही आप डालते हो तो आपको मिल जाता है C2H5OH और साथ में मिलता है 2CO2। ठीक है, तो आपको मिलता है इथेनॉल, इथेनॉल और साथ में क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इन्वर्टेज जनरली आपके केन शुगर, है ना, गन्ने को, केन शुगर को क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज देगा, और जो आपका ग्लूकोज है या फ्रक्टोज जो भी आप ले रहे हैं, इसमें जाइमेज एंजाइम डालेंगे तो इससे आपको इथेनॉल मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पे रिलीज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 6, 6 कार्बन आप यहाँ पे डिकम्पोज होकर मिल गए। अब इस इथेनॉल में एक इंपॉर्टेंट T&C आप नोट करके लिखेगा, जिसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन। इट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, देखो रिसर्च वगैरह के लिए काफ़ी जगह अल्कोहल जो है भेजा जाता है, पर होता क्या है, वहाँ पे पता चला कुछ एम्प्लॉयज़ थोड़े ज़्यादा खुशनसीब टाइप के होते हैं, लगता है कि भैया हमें तो हमारे शौक पूरे करने के लिए यहाँ पे मिल गई दारू फ्री में, है ना, और वो वहीं पे ही अल्कोहल कंजम्पशन करना शुरू कर देते हैं। और आती किस लिए है वो, जनरली लैब के लिए, या फिर हो सकता है उससे कोई नए केमिकल्स बन रहे हो, दवाई बन रही हो। आपको पता है डीओज वगैरह में, सेंट्स वगैरह में भी अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, फ्रेगनेंस वगैरह के लिए, स्टिफिकेशन कराने के लिए, तो लोग उसका सेवन ना करें, है ना। तो इसको कमर्शियल यूज़ के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए अल्कोहल को यूज़ करा जाता है, तो उसका करा जाता है डीनेचुरेशन। ठीक है, और डीनेचुरेशन का मतलब यही है कि इसको अनफिट बनाया जाता है, कि भैया लोग जो है इसका सेवन ना करने लगे, तो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, है ना। ये एनसीईआरटी में सब ऐसे ही लाइन टू लाइन में लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी में ऐसे ही मेंशन होगा आपको। ठीक है, तो ऑब्वियस है, देखो कई बार मैंने एनसीईआरटीज पढ़ाई हैं, तो हमें तो ऑब्वियस है लाइन कहीं ना कहीं याद हो ही जाती हैं किताबों की। तो सेम डीनेचुरेशन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होना, जो कि ड्रिंकिंग के लिए अनफिट होता है। अब बनाया कैसे जाता है, इसमें डाला जाता है कॉपर सल्फेट, है ना, ब्लू विट्रॉल जिसे कहते हैं, नीला थोता, ब्लू विट्रॉल। ठीक है, ये इसमें डाला जाता है, और साथ में मिलाया जाता है पायरिडीन। पायरिडीन, ये पायरिडीन से ही उसमें गंदी स्मेल आती है, जिसके आप कहोगे फोल स्मेल भी कह सकते हो, फोल स्मेल, गंदी स्मेल, बैड स्मेल, जो भी आप कहना चाहो, तो ये पायरिडीन की वजह से यहाँ पे फोल स्मेल आती है। तो डीनेचुरेशन का मतलब क्या है कि भैया अल्कोहल जो लेबोरेटरी वगैरह में जा रही है, कहीं भी जा रही है, उसका एक प्रैक्टिकल यूज़ हो पाए, है ना, कमर्शियल यूज़ हो पाए, तो उसको अनफिट बनाया जाता है ड्रिंकिंग के लिए। अगर आपसे पियेंगे सेहत खराब हो सकती है। आप देखते होगा कुछ येलो सा कलर दिखाई देता है, ब्लू सा कलर दिखाई देता है, तो जो अगर ब्लू सा कलर दिखाई दे रहा है डेट मीन्स में ब्लू विट्रॉल डाला है, या फिर अगर येलो दिखाई दे रहा है तो कई बार उसमें फेरस सल्फेट वगैरह मिला देते हैं और पायरिडीन मिला देते हैं, ताकि इसमें से बुरी स्मेल आए, हम उसको जो है ड्रिंक या कंजप्ट ना करें। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं कुछ और बातों को, जिसमें हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर एल्कोहल्स। टेस्ट फॉर एल्कोहल। तो चलिए अल्कोहल के लिए जो आपके टेस्ट हैं, 2 ही टेस्ट पढ़ाऊंगा, ये दोनों काफ़ी हैं,
आप इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं। पहला टेस्ट ल्यूकास टेस्ट, और ये मैंने आपको याद कीजिए केमिकल टेस्ट एक पूरा सीरीज़ पढ़ा है ना, एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए पढ़ाया था, उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, ल्यूकास टेस्ट। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? तो ध्यान में रखना है ZnCl2 है ना, ये आपका ल्यूकास रिएजेंट होता है। काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि जिंक प्लस कंसनट्रेटेड HCl, सांद्र HCl ले लो, जिंक ले लो, इसको भी ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। काफ़ी लोग, एक ही बात है, Zn प्लस कंसनट्रेटेड HCl। ठीक, अब होता क्या है, यदि आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो, अब जिनको नहीं पता है भैया क्लास नंबर 1 में पढ़ाया था, ऐसा कार्बन है ना RCH2OH, ठीक है, ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो तो भैया, अगर प्राइमरी अल्कोहल में जैसे ही आप ये लुकास रिएजेंट मिलाते हो, क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, प्राइमरी अल्कोहल लेना है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, जनरली अल्कोहल रंगहीन ही होते हैं जनरली, है ना, अगर प्योर स्टेट में तो रंगहीन कलरलेस ही होते हैं, तो ये कलरलेस है। इसमें जैसे ही आप लुकास रिएजेंट डालोगे, डायरेक्ट आजकल रिएजेंट बने बनाए आते हैं, नहीं भी आते हैं तो सिंपली आपसे बना सकते हो। ठीक है, तो होता क्या है, ये रिएक्शन ही नहीं देते, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, रिएक्शन मिलती तो क्या देखने को मिलती, आपको देखने को मिलता टर्बिडिटी, वाइटिस कलर, है ना, गाढ़ा गाढ़ा सापन, या मैं बोलूँ धुंधलापन सा वहाँ देखने को मिलता। काफ़ी लोग इसे गंदगी भी बोल देते हैं, है ना, गाढ़ापन जनरली मैं बोलूँ वाइटिस सा कलर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वो जो अल्कोहल है वाइट कलरलेस से वाइटिस सा, जैसे के अंदर बादल से बनने लगे हो, ऐसा आपको दिखाई देने लगेगा। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसमें कोई टर्बिडिटी बनते हुए नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हो, मतलब R, यह CH, यह R और यह OH, सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हो, तो सर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको टर्बिडिटी, ठीक है, काफ़ी लोग इसे कहते हैं कि ऑयली लेयर दिखाई देगी, ऑयली लेयर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये विद इन 5 मिनट आपको दिखाई देगी, धीरे धीरे बोलूँ तो, है ना, विद इन 5 मिनट। तो इसको हम कई बार क्या करते हैं, हीट भी करते हैं, जेंटल हीट भी करते हैं कि जल्दी से हमें टर्बिडिटी प्राप्त हो जाए। और यदि टर्शरी अल्कोहल है, देखो भैया केमिकल टेस्ट क्यों ध्यान से पढ़ा रहा हूँ, ऑब्वियस बात है, क्या जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प मिले, बाकी BSc वाले बच्चे एग्जाम देने भैया उनको तो ये पता होना ही चाहिए। ठीक है, यह R, यह C, यह R, यह R और यह OH, ये हो गया टर्शरी अल्कोहल। इसमें जो ये टर्बिडिटी है ना, या ये ऑयली लेयर है, ये एकदम से मिलेगी, इमीडिएटली एकदम से, जैसे आपने घोला मिल गया। तो क्या समझ में आया कि प्राइमरी वाले ल्यूकास रिएजेंट में टेस्ट नहीं देंगे, टर्बिडिटी या जो कलर है या वाइटिस सा वो आपको नहीं दिखाई देगा। सेकेंडरी वाला विद इन 5 मिनट देगा, और टर्शरी वाला तुरंत डाला तुरंत इफेक्ट, है ना, डालते ही इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए, ये था हमारा ल्यूकास टेस्ट। सेकेंड हमारे विक्टर मेयर भैया, विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, ये विक्टर भैया क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं। विक्टर भैया कहते हैं कि अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH है, ठीक है, इसमें आप डालिए फॉस्फोरस प्लस आयोडीन। ठीक है, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बहुत सिंपल है सर, यहाँ पे ही आयोडीन ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, RCH2I यहाँ मिल जाएगा। अब इसमें एक बहुत प्यारा सा सॉल्वेंट डालेंगे जो AgNO2 है। Ag को Cl दिखता है, Br दिखता है, I दिखता है, तुरंत इसके साथ चला जाता है, तो यहाँ मिलेगा RCH2 और ये मिल जाएगा NO2, और यहाँ से क्या निकल रहा होगा सर, AgI मिल जाएगा। एक PPT आपको मिल जाएगा, आप उसको छान लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ये जो नाइट्रो कंपाउंड है आपको मिल जाएगा। ठीक, फिर इस नाइट्रो कंपाउंड में आपको डालना होता है HNO2। ठीक है, HNO2 नाइट्रस आपका एसिड हो गया। जैसे इसमें नाइट्रस एसिड डालोगे तो आपको मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड N, और ये मिल जाएगा OH, और साथ में यहाँ मिल जाएगा NO2 ग्रुप, जिसको हम नाइट्रोलिक एसिड भी कह सकते हैं। इट इज कॉल्ड नाइट्रोलिक एसिड। और जैसे ही इसमें KOH डालोगे तो आप देखोगे कि इसमें रेड कलर मिल गया। अब ये क्या है सर, इतनी बड़ी कहानी हम क्यों याद रखें। ठीक है, और ये रेड कलर KOH मतलब जैसे ही सॉल्यूशन को, इस सॉल्ट को आप इसमें डालोगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, ऐसा भी कह सकते हो। अब इस कार्बन पे एक H और लगा देना। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो कहानी ये है कि अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया है, प्राइमरी अल्कोहल लिया है, तो वो विक्टर मेयर टेस्ट में पहले PI2 डालोगे, है ना, AgNO2 डालोगे, HNO2 डालोगे, तो उसमें एक एसिड मिल जाएगा। अगर उस एसिड में बेस मिलाओगे तो एसिड बेस में सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ O पे माइनस, K पे प्लस, यहाँ ये OH माइनस इस H को उठा के ले जाएगा। जब इस H को उठा के ले गया तो देखो लास्ट सॉल्ट में मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड N, ये मिल जाएगा OH। अच्छा, यहाँ से नहीं उठाएगा, आई एम सॉरी, इसको ना थोड़ा सा बैक कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको बैक कर देता हूँ। ये OH माइनस जनरली H को यहाँ से उठाएगा, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा मिलेगा RC डबल बॉन्ड N, और यहाँ मिलेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, ये आ जाएगा K प्लस, और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, H2O मिल जाएगा। ठीक है, बाकी NO2 ग्रुप ऐसे ही लगा होगा और ये H लगा होगा। ये जो है आपको पता है कि ये एसिड है, ये जैसी बेस डाला बेस में घुल जाएगा, और सॉल्ट का जो कलर है वो रेड कलर होगा।
तो डेट मीन्स प्राइमरी अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट में आपको कैसा कलर देंगे, रेड कलर देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन तो यही आएगा कि प्राइमरी अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट में कैसा कलर देंगे, भैया रेड कलर देंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया जो प्राइमरी विक्टर मेयर टेस्ट में नाइट्रोलिक एसिड मिलता है क्या वो बेस में डिजोल्व होगा, अगर क्वेश्चन ज़्यादा डीप में पूछेगा तो इतना ही बनेगा, ठीक है। ये होगी प्राइमरी अल्कोहल की बात। अब देखते हैं जल्दी से हम सेकेंडरी अल्कोहल को भी। अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है RCH, ये हो गया R और ये हो गया OH, और साथ में आप डाल रहे हो P+I2, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा R, ये मिल जाएगा CH, ये मिल जाएगा R और यहाँ मिल जाएगा I, ठीक है, और साथ में मिलेगा AgNO2, ठीक। आप इसमें AgNO2 डालेंगे और साथ में लो अगला स्टेप भी कर लो, चलो HNO2, मैं इसको और एक्सटेंड नहीं कर रहा। तो आप देखोगे R, ये हो गया C डबल बॉन्ड NO और यहाँ मिल गया NO2, ठीक है, और क्या बना, यहाँ एक और R है ना, क्योंकि 2 है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। और ये आपको प्रोडक्ट जो मिला है इसको मैं स्यूडो नाइट्रोल भी कह सकता हूँ, स्यूडो नाइट्रोल, ठीक है। और जैसे इसे KOH में डालोगे, KOH में डालोगे तो ये जनरली आपको ब्लू कलर देगा। कैसा कलर देगा सर, ये आपको ब्लू कलर दे देगा, ठीक है। इट गिव्स ब्लू कलर, ठीक। और अगर आप टर्शरी अल्कोहल ले रहे हो RC, ये R, ये OH और साथ में यहाँ P+I2 आप डाल रहे हैं तो आपको मिल जाएगा सेम कहानी। ये स्टेप तो सभी में देखने को मिलेगा क्योंकि OH है, OH की जगह I आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेप भी देखने को मिलेगा, AgNO2 डालोगे, ठीक है, AgNO2 डालोगे तो सेम आपको R, ये C, ये R, ये R, ये NO2 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब लास्ट स्टेप में आप HNO2 डालोगे तो पहली बात तो HNO2 से ही नो रिएक्शन देगा, नो रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद अगर आप KOH डालोगे तो जब यहाँ नो रिएक्शन हुई है, क्यों नो रिएक्शन हुई ये भी समझिएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं ये जो हाइड्रोजन है ना ये हट रहा है, उसकी जगह ये NO2 ग्रुप आ रहा है, ठीक है। आप देखो प्राइमरी में, देखो फिर से देखो एक बार, जब आप प्राइमरी अल्कोहल की बात करोगे तो यहाँ पे CH2 ग्रुप है, ठीक है। CH2 ग्रुप जैसे ही यहाँ पे एक H हटा, NO2 ग्रुप उसकी जगह आ गया, एक H अब भी बच रहा है, ये H ऑब्वियस बात है आगे जो है रेड कलर दे रहा है। फिर जब आप सेकेंडरी अल्कोहल की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल के केस में देखो ये Pi2 है, ये H है, H को जैसे ही आप यहाँ पे डिसॉल्व करेंगे तो सिंपल है ये H NO2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और KOH डालने पे ब्लू कलर भी देगा, सेम कहानी है, क्योंकि OH माइनस जाके यहाँ पे अटैक कर सकता है। बट थर्ड वाले केस में आप देख रहे हैं यहाँ पे H ही नहीं है, H नहीं है तो HNO2 को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अब वो रिएक्शन कैसे होती है उसको भी आप समझना चाहो तो HNO2 को ब्रेक करोगे तो OH माइनस और NO प्लस में टूट जाता है। OH माइनस इस H को उठा लेगा, जो यहाँ पे H मौजूद है ना इस H को उठा लेगा और इसकी जगह पे NO प्लस ग्रुप जाके जुड़ जाएगा। देखो NO2 ग्रुप यहाँ पे जाके जुड़ गया, ऐसे जनरली ये जुड़ता है, ठीक है। NO ग्रुप कैसे जुड़ा ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। जबकि टर्शरी में H ही नहीं है तो ये HNO2 का OH H को नहीं उठा पाएगा, और जब ये H को नहीं उठाएगा तो ऑब्वियस बात है कलर नहीं मिलेगा, रिएक्शन नहीं होगी और QH से भी यहाँ पे रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सिंपल सी ये बात है, ठीक है। तो हमने ओवरऑल क्या समझा कि सर जो प्राइमरी अल्कोहल है ये कैसा कलर देगा, ये रेड कलर देगा विक्टर मेयर में, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल जनरली ब्लू कलर देगा, ठीक है। और जो टर्शरी अल्कोहल है ये कलरलेस होगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। किस में सर, ये आप बात कर रहे हैं विक्टर मेयर टेस्ट की।